बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने एक न्यू नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका में आपके लिए एक ट्विस्ट है। मतलब आपके लिए ये सरप्राइज़ है कि इस नावल का नेम और राइटर का नेम आपके लिए सरप्राइज़ है। ये आपको एट द एंड ऑफ नावल पता चलेगा, ठीक है? तो हाँ, बीच में आप तुक्के लगा सकते हैं, तो फिर बाद में आपको बताऊँगी किसका तुक्का सही लगा, किसी का गलत लगा। तो आप लोग आए स्टार्ट करते हैं नावल। जो ये नावल है ना, बेसिकली ये जालिम जागीरदार बेस्ड है। जो फ्यूडल फैमिली है ना, मतलब जागीरदार फैमिली है, तो वनी बेस्ड है। स्पेशली ये नावल है जालिम जागीरदार बेस्ड है, वनी बेस्ड है, और खून भा बेस्ड, वनी बेस्ड सेम थिंग हो गई। और रूड हीरो बेस्ड है, रूड जालिम जागीरदार वो है ना, रूड है। फिर उसके बाद और कज़न बेस्ड भी है, फ्रेंडशिप बेस्ड है। फिर और बेसा दियाँ कड़ियाँ कड़ियाँ सी लोगों मैंने याद करन दो। फ्रेंडशिप बेस्ड भी है। उसके बाद पठान फैमिली भी है ये इसमें एक। फिर सेकंड मैरिज बेस्ड भी है। और इनोसेंट हीरोइन, ऑब्वियसली एक तो हीरोइन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। उसके बाद ये जनाब अली एक मोस्ट रोमांटिक हीरो वाला भी है, आफ्टर मैरिज स्टोरी भी है। एक वो क्या कहते हैं कि हीरो ने हीरोइन से ना निकाह कर लेना, ले हीरोइन को पता नहीं होना कि मेरे को पेपर्स के लिए साइन कराए, वो भी बेस्ड भी है। तो डिफरेंट इसमें ना काफ़ी सारे कपल हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट से ये स्टोरी है। नावल थोड़ा लॉन्ग होगा, तो आए इसको स्टार्ट लेते हैं आज। तो फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर नावल, सरप्राइज नावल कह लें या कह लें जी जालिम जागीरदार बेस्ड रोमांटिक नावल, ठीक है? फर्स्ट एपिसोड पढ़ते हैं। अनशरा, चल यहाँ से। अरबिश इसका हाथ खींचकर पिपल के दरख्त के पास ले आई। छोड़ मुझे अरबिश, अनशरा ने गुस्से की हालत में इससे अपना हाथ छुड़वाया। पागल तो नहीं होगी? क्या ज़रूरत थी ज़ोया शाह के मुँह लगने की? पता भी है इसके बारे में? हाँ हाँ जानती हूँ सब। चौधराइन होगी तो अपनी हवेली की, हमको इसकी हवेली की नौकर नहीं है। और तुम मुझे क्यों वहाँ से खींच कर ले आई? आज तो ऐसी तबीयत साफ़ करती कि 14 तबक रोशन हो जाते, ज़िंदगी भर मुँह नहीं लगती। वो मुसलसल गुस्से में भन-भना रही थी। हाँ ठीक बोलती हो, ज़िंदगी भर मुँह नहीं लगती क्योंकि चौधरी शाह हमारे पूरे ख़ानदान को ज़िंदा ही नहीं रहने देते। अनशरा, ये फजूल की धमकियाँ ना, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। धूप की तमाज़ा थी, कुछ अंदर का गुस्सा इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अनशरा, हालात को समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती तुम्हारी ज़रा सी गलती हमारे लिए कितने बड़े नुकसान और मुसीबत का सबब बन सकती है। अरबिश ने अड़ियल घोड़ी को प्यार से समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन याद रखो अगर अब वो ज़ोया मेरे मुँह लगी तो ना तुम्हें इसका मुँह तोड़ दूँगी। वो किसी हालत में काबू में आने वाली नहीं थी। अरबिश ने अपना सर पीट लिया। दोनों सर की बहनें थी, मगर अरबिश के मुकाबले में अनशरा इतनी गुस्से वाली थी। समझदारी तो जैसे घोल के पी ली हो। अरबिश अगर ठंडे मिजाज की सब्र तहम्मुल जैसे तबीयत पाई थी जिसमें बर्दाश्त और सब्र कूट कूट के भरा था। अनशरा इतनी ही बेसब्री, गर्म मजाज और ज़िद्दी तबीयत वाली लड़की थी। यही वजह थी कि हर मोड़ पर वो अपनी से 3 साल छोटी बहन अनशरा की ढाल बन जाया करती थी। अम्मा सुगरा भी अगर इस पर किसी बात को लेकर गुस्सा करती तो अरबिश फ़ौरन अपनी नाजुक मजाज बहन की तरफदारी करने आ पहुंचती। सुगरा बहन, मोहल्ले की एक खातून सलमा चली। हाँ सलमा बहन, कहो कैसे आना हुआ? सुगरा अपने चुनरी के दुपट्टे से गीले हाथ साफ करती बाहर आई। बैठो तो सही। दोनों एक साथ चारपाई पर बैठ गई। एक बात कहनी थी तुमसे, मगर तुम बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? सुगरा के चेहरे पर फिक्रमंदी के साए लहराने लगे। अभी तक तो खैरियत है, मगर मुझे जो आसार नज़र आ रहे हैं इससे देखकर लगता नहीं है कि आगे भी खैरियत होगी। क्या पहरिया भिजवा रही हो सलमा? ठीक से बात करो ना भाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी छोटी बेटी अनशरा को घाट पर मत भेजा करो पानी भरने। क्यों फिर आज कोई नया हंगामा कर दिया? आज तो समझो गज़ब ही हो गया। अगर अरबिश पर वक्त अनशरा को वहाँ से न ले जाती तो अनशरा और ज़ोया की ज़बरदस्त लड़ाई होती। देखो सलमा बहन, मैं तुम्हें अपना समझती तुम्हारी खैर ख्वाह, मगर हम सब ज़ोया को भी अच्छी तरह जानते हैं कि वह किस कदर मगरूर, अनाप्रस्त और नकचड़ी और ज़िद्दी लड़की है। नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। मगर इन सबसे भी बड़ी बात कि वो चौधरी आलम शाह की धी और 2 भाइयों की बहन है। इसमें लाख बुराइयाँ सी, मगर ज़ोया शाह को कोई बुराई, कोई कमी अपने मुंह से नहीं बोल सकता। इसलिए हम तो अनशरा को ही समझाएंगे ना। तुम ही अपनी बेटी को समझाओ। बिला वजह इससे मुँह मारी लड़ाई झगड़े में तुम ही लोग फंसोगे और गाँव से अलग निकाल दिए जाओगे। क्या करूँ इस लड़की का, मेरी तो समझ में नहीं आता। सुगरा भी अनशरा के आए दिन इतने ही हरकत और हंगामों से सख्त नाला थी।
तुम परेशान मत, तो ये सब जानते कि अनशरा का मजाज कैसा है, मगर हवेली वालों को ज़रा भी भनक लग गई ना, अनशरा आए दिन ज़ोया को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो वो तुम लोगों में से किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और मुझे तो लगता है अभी तक इन्हें मालूम भी नहीं चला, जब तो अब तक चौधराइन ने तुमको नहीं बुलाया। सलमा डरा तो नहीं, सुगरा वाकई में अंदर ही अंदर काम कर रहेगी। ये लो आगे शिकायती खाला, खाला तुम्हें अपने घर सुकून से बैठना नहीं आता, जब देखो इधर उधर दंदनाती फिरती हो, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना जहन्नुम की आग में जलोगी। अरबिश और नशरा दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुई, मगर घर के अंदर पलंग पर सुगरा के साथ सलमा को बैठे देख सही मानों में नशरा का दिमाग घूम गया था। हाय हाय, तोबा तोबा, इतनी सी छटांग भर की छोरी और ज़ुबान देखो कैसे किस कदर गज भर की लंबी। सलमा तो खड़ी होकर अपने गाल पीटने लगी। ये तौबा इस्तग़फ़ार ना अपने घर में मुसल्ले पर बैठकर किया करो सलमा खाला, यही आखिरत में तुम्हारे काम आएगा, वरना जितने गुनाह तुमने किए ना, इससे लगता ही नहीं कि अल्लाह भी तुम्हारी इस्तग़फ़ार कबूल करेगा और तुम्हें माफ़ कर देगा। अंशी चुप कर जा। बराबर में खड़ी अरबिश मुस्तकिल इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे चुप करवाने की कोशिश करती तो बुरी तरह अरबिश का हाथ झटक देती। खड़े खड़े देख रही हो सुगरा बहन, मगर कुछ कह नहीं रही। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए आई थी, मगर मुझे क्या पता था अब तो नेकी का ज़माना ही नहीं। अंशी तुम चुप नहीं होगी, वरना मैं पैरों से चप्पल उतार के मारना शुरू कर दूंगी। सुगरा भी इसको गुस्से से घूर रही थी, मगर मैं जा रहा जो वो डर जाए। नेकियां करनी है तो अपने साथ और कहीं और जाकर करो, जब देखो दूसरों की टो में लगी रहती हो। इस घर में झांका, इस घर की कंसुइयाँ लेना तुम जैसी औरतों की वजह से घर के घर पर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नशरा सुर्ख चेहरे समेत हाथ नचा नचा कर बोलती खूब सलमा को आईना दिखा रही थी। हाय मेरे अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। सलमा सीना को भी करने लगी। क्योंकि तुम्हारी रस्सी अल्लाह ने ढीली छोड़ दी है, पकड़ लेगा एक ही दफ़ा। बाकी के अल्फाज मुंह के अंदर ही दम तोड़ गए। सुगरा ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ नशरा के मुंह पर मारा था। वो सार पर हाथ रखे होंक चेहरा लिए सुगरा को फटी फटी आंखों से देख रही थी। बराबर में खड़ी अरबिश भी मुंह पर हाथ रखे नशरा को ही देख रही थी। अब अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो हलक से तेरी जान निकालूंगी। हर बड़े छोटे की तमीज़ अदब लिहाज भूल चुकी है तू। अम्मा, अरबिश कुछ बोलती। तू खामोश है और ख़बरदार जो एक भी लफ्ज़ इस बदबख्त नाहिजार की हिमायत में बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुगरा ने अरबिश को भी सख्ती से डांट दिया। नशरा सुरख चेहरा लिए गुस्से से भरी नज़रों से सलमा को घूरती पैर पटकती वहाँ से निकलती चली गई। एक लम्हे को तो सलमा अंदर से कांप कर रहेगी। नशरा की आंखों का गुस्सा बता रहा था वह ज़रूर इसे बदला लेगी। सलमा बहन, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ नशरा के रवैये की। सुगरा ने पलट कर सलमा को देखा। नहीं सुगरा बहन, कोई बात नहीं है। नशरा को भी मैं बिल्कुल अपनी समीना की तरह समझती हूँ। अल्लाह झूठ ना बुलाए, कसम से कोई फ़र्क नहीं करती अपनी धी समीना और नशरा में। नशरा ज़रा गुस्से की तेज़ है, अभी ना समझ है, आ जाएगी समझ। सलमा ने हंसते हुए कहा। इसका सुलझू अंदाज़ अरबिश को आग लगा गया। क्या वह जानती थी कि नशरा को पड़ने वाले थप्पड़ ने सलमा ने हंसते हुए कहा क्या वह जानती नहीं थी कि नशरा को पड़ने वाले थप्पड़ ने सलमा के दिल में कितने लड्डू खिला दिए थे। वो भी चुपचाप सुगरा को शिकायती नज़रों से देखती हुई अंदर नशरा के पास चली आई। अरे और रहमत, ज़ुबैदा जहाँ के तो पाँव जैसे खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं पड़े थे। पूरी हवेली में अपनी चांदी की भारी चौड़ी पायल छनकाती फिर रही थी। हाथों की दोनों गुजार कलाइयाँ में सोने की 6-6 24 कैरेट की मोटे मोटे कड़े पड़े हुए थे। गले में सोने का एक बड़ा सा नौलखा हार, मोटी सी गोल्ड की चेन डली हुई थी। अपना मखसूस रंग मेहरून जिस पर बलोची कढ़ाई का बहुत खूबसूरत काम हुआ था। शीशे और रेशम के धागों की फुल कढ़ाई की चादर नुमा दुपट्टा मखसूस स्टाइल से ओढ़े वो हमेशा से इसी तरह रहती थी। आज तक इनकी औलादों ने इनको बगैर सर के दुपट्टे के नहीं देखा था। चौधराइन ज़ुबैदा जहाँ पूरे गांव में बुर्दबार रोबदार मशहूर नफीस, इनका दबदबा और गुस्सा इतना था कि सामने वाला बहुत सोच समझ कर इनको मुखातिब करता था। गांव की किसी औरत की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि इनके आगे बगैर इनकी इजाज़त के ज़ुबान भी खोल ले। आलम शाह रिश्ते में इनकी कज़न होते हैं, माँ बाप की रजामंदी से रिश्ता जुड़ा था। ज़ुबैदा जहाँ जिस तरह दबंग रोबदार शख्सियत की मालिक थी, इससे 2 कदम आगे इनको इनका हमसफ़र मिला था। वो ज़ुबान से कम आंखों से ज़्यादा बात करते थे। इनकी 4 ही औलादें थीं, मगर जिनमें इनकी दुनिया बसती और जो इनकी सबसे लाडली राज दुलारी औलाद थी वो इनकी सबसे छोटी बेटी ज़ोया शाह थी। बेजा प्यार जब सब तरफ से मिले, अहमियत हैसियत और बुलंदी का जब अंदाज़ा हो तो गरूर सर चढ़ के बोलता है। सामने वाला अपने से कमतर ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े लगते हैं। गांव के लोगों को तो वो इतनी हकीर और तज़हीक भरी नज़रों से देखती थी कि गांव के 1-2 लोगों को अपने अल्लाह से शिकवा करते कि हमको भी इतना पैसा क्यों नहीं दिया। नकचिड़ी, ज़िद्दी, घमंडी, मगरूर हर खामी इसके अंदर मौजूद थी। बिलाशुबा इसने अगर आधी आदतें अपने बाप आलिम शाह से चुराई थी तो आधी आदतें इसका बड़ा भाई सलार शाह जैसी थी। सलार शाह अपनी माँ ज़ुबैदा जहाँ का सबसे बड़ा बेटा, सबसे चहीता, इसके दिल का टुकड़ा था। आंखों की ठंडक सुकून था। अक्सर वो बाहर ममालिक के दौरे पर बाहर जाता था। इन लोगों की इस कदर ज़मीनें खेत खलियान थी कि गिनना मुश्किल है। कपास और चावल की फसल ने जब इतना मुनाफा दिया तो अभी वो जो गंदम और गन्ने की फसल का सोच रहे थे, इनकी दौलत का शुमार क्या होता। सलार शाह के बाद एक बहन और है, आकफा, संजीदा मजाज की, जिसकी 20 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। हर हफ्ते हवेली में लाजमी इसका चक्कर लगता था। इसके बाद एक और भाई अली शाह, जो सलार शाह की
ख्वाहिश पर मलेशिया पढ़ाई के सिलसिले में किया हुआ था, मगर हर रोज़ इसकी हवेली में सबसे बात होती रहती थी। आज के दिन सलाशा आ रहा था। ज़ुबैदा जहाँ का बस नहीं चल रहा था कि आसमान से मानो सलवा ले आए। हवेली के सारे नौकर अलर्ट हो गए थे। कोई सफाई सुथराई में लगा था तो कोई किचन में नित नए इश्तहा अंगेज़ खाने तैयार कर रहा था। किसी के ज़िम्मे सलाशा का फुल साइज़ बेडरूम की सफाई पर लगा दिया गया था। और रहमत कहाँ मर गई? आई बड़ी सरकार। हामती रहमत भागती हुई ज़ुबैदा जहाँ के दरबार में हाजिर होती थी। कहाँ मर गई मनहूस, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ। 1 सेकंड की देरी पर ज़ुबैदा जहाँ ने रहमत के मुंह पर खींच के थप्पड़ मारा। माफ़ कर दे बड़ी सरकार, वो बड़े सही के लिए खीर तैयार कर रही थी। अच्छा ज़रा बकवास मत कर और जा जल्दी से दीन मोहम्मद से कहकर गुलाब की बहुत सी पत्तियाँ ले आए और एक एक पत्ती खुशबूदार और ताज़ी होनी चाहिए। एक भी पत्ती मुरझाई हुई तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँगी। हुक्म बड़ी सरकार। रहमत देरी से बाहर भागी थी। आज इनका वो बड़ा बेटा आ रहा था तो मजाज को कुछ ठंडा कर लिया और अपने मखसूस जगह पर चलती भी आ बैठी। हाल के जिस साइड पर वो शानदार तख्त रखा गया था वो सारा वक्त वहाँ बैठकर सबको देख सकती थी आराम से। किचन में आकर किसी नौकर ने गलती से भी बर्तन गिरा दिया या कोई कांच की चीज़ टूट जाए तो इसको अल्लाह ही बचाए, वरना बंदे में तो ताकत नहीं है। सफाई सुथराई में मामूली सी भी गर्द नज़र आ गई तो इसकी शामत। गो के पूरी हवेली शीशे की तरह चमचम करती रहती थी। आज बड़े लाला आ रहे हैं। ज़ोयशा खुशी से चीखती हुई ज़ुबैदा बेगम के पास बैठी थी। हाँ बिल्कुल, अभी फ़ोन आया मेरे सरार पुत्र का। खुशी से ज़ुबैदा जहाँ का रंग खिला जा रहा था। मज़ा आ गया भाई। हाँ मगर सरार के आते तुम इसको परेशान करना मत शुरू कर देना। ज़ुबैदा जहाँ ने ज़ोयशा को तनबीबी की। बेबे इतने दिनों बाद तो बड़े लाला आते हैं, वरना छोटे लाला की तो शक्ल देखने को तरस गए हैं। ज़ोयशा मुँह बसोर कर बोली। क्यों? और वो जो नेट पर अलीशा का हर दम दिमाग खाती हो, इसको किस खाते में डालोगी? हाँ तो वो सिर्फ नेट पर ही देखती हूँ। बेबे अब बुला लो ना अली लाला को, और कितना पढ़ाओगी? मेरा बस चले तो अभी अलीशा को हमेशा के लिए हवेली बुला लूँ, मगर सलार की ख्वाहिश है वो अपनी तालीम मुकम्मल करे। अच्छा सुनो, मैंने कुछ सुना है, ये गांव में कौन नया पैदा हो गया जो तुमसे बदतमीज़ी कर रहा है? रहमत ने मुझे बताया। क्यों तुम इन कमियों के मुँह लगती हो? अपनी हैसियत, अपना रुतबा, अपना मुकाम भूल जाती हो क्या? ज़ुबैदा जहाँ को एकदम से याद आया। बेबे मुझे अपनी हैसियत का भी अच्छी तरह अंदाज़ा, इन कमियों फ़कीर बदजातों की औकात का भी पता है। इस गांव में एक चूंटी जो सर उठा रही है मेरे सामने, मगर मुझे इसका सर अपने जूते तले मसलना आता है। ज़ोयशा की नज़रों के सामने अनशा का सुर्ख चेहरा घूम गया था। शाबाश मेरी धी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मसल तो इसको अपने जूते तलो, वरना मेरा तो एक इशारे की देर है इसका इस हस्ती से नामो निशान मिट जाएगा। आलम शाह शहाना चाल चलते हुए वहाँ हाल में दाखिल हुए। बाबा साईं। ज़ोयशा भागती हुई आलिम शाह के गले से लगी। बोलो कौन है वो कमज़ाद जो मेरी फूलों जैसी बेटी को तंग कर रहा है? बाबा साईं मैं इसको अपने आप हैंडल कर लूँगी। इन जैसों को किस तरह इनकी औकात दिखाई जाती है सब पता है मुझे, इसलिए अभी आप कुछ मत कीजिएगा। ठीक है करो तुम खुद से हैंडल। आलम शाह ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा। ज़ुबैदा जहाँ भी मुस्कुरा दी। सलाशा बस पहुँचने वाले, सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। बेफ़िक्र रहे साईं, सारा इंतज़ाम बहुत आला और शानदार हुआ। 50 किस्म के खाने बनवाए मैंने। जो ज़ुबैदा जहाँ ने अपने पानदान में से एक बड़ा सा पान सौंफ खुशबू लगाकर आलम शाह की तरफ बढ़ाया। वैसे जेड़े माँ बाप अपनी औलाद की ऐसी गलतियों पे, तकब्बुर पे उनको ज़्यादा ढील देते हैं ना, उनको कोई सरजनिश नहीं करते और फिर बाद जो सिर फाड़ के रोंदे हैं। खाना खाया अंशी ने? नहीं, अनशरा ने खाना नहीं खाया। मैं लेकर भी गई थी मगर इसने मना कर दिया, वो बहुत गुस्से में है। अरबिश ने खाने की ट्रे सुगरा के आगे रखी और वो खुद वहीं रखी पीढ़ी पर बैठ गई। तुम तो खाओ खाना। नहीं रखते, मुझे भी भूख नहीं है। सुगरा ने खाने की थाली पड़े कर दी। सुगरा के चेहरे पर अफसुर्दगी की वाज़ेह परछाइयाँ थी। गलती तो तुम्हारी अम्मा, क्या ज़रूरत थी खाला के सामने नशा पर हाथ उठाने की? इतनी मुश्किलों से तो मैंने इसका गुस्सा कम किया था। अब घर आकर खाला सलमा का शिकायत करना, चिंगारी में भूस का काम तो करना ही था ना। सुगरा ने बगौर अरबिश को देखा, वो भी नाराज़ सी लगी। सुगरा ने गहरा सांस लिया। जालिम, जाबर, बेरहम, बेदर्द का दूसरा नाम अगर चौधरी आलम शाह तो मगरूर, घमंडी, सिफ्त की मालिक, अना परस्त, ज़िद्दी तबीयत का दूसरा नाम चौधराइन ज़ुबैदा जहाँ है। ये वो लोग हैं महल में राज करने वाले बादशाह और मलका, जो अपनी राय पर जुल्म करना, इनका हक छीनना अपना हक समझते थे और ताक़यामत समझते रहेंगे। ये लोग अल्लाह के कहर से कोसों दूर हैं। ये समझते अल्लाह ने हमें ज़मीन पर इन लोगों पर जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना नहीं जानते हुक्मरानी करने भेजा। मगर अम्मा ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले का साथ तो अल्लाह भी देता है, मगर जुल्म वो भी बेजा जुल्म सहने वाले का साथ तो अल्लाह भी नहीं देता, बल्कि वो भी जुल्म सहना कि जुल्म करने के बराबर है। अरबिश ने सुगरा की बातों को बहुत गौर से सुना था। मेरी धी रानी तू बहुत भोली है, तुझे भी कुछ नहीं पता। मगर ये भी सच है कि हम गाँव के गरीब लोगों को ये हवेली वाले कमी कमीन और कम ज़ात से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। ये क्या बात की तुमने अम्मा? हम कौन सा हवेली वालों का खाते हैं? अब्बा मेहनत करते हैं खेतों खलिहान में, खेती बाड़ी करना, इनकी हिफाजत करना, वो सब करते हैं तो पैसा मिलता है, अपना खून पसीना बहाते हैं। अरबिश को थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो कौन से वो खेत खलिहान हमारे बाउजदाद के हैं पुत्र? वो भी तो इन्हीं हवेली वालों के हैं। सुगरा इस्तेज़ाइया हंसती। अम्मा मेरा तो दिल डूब गया ये सब सुनकर। अरबिश नशा के मुकाबले बहुत दबूसी और डरपोक भी थी।
इसीलिए कहती हूँ कि तू नशरा को समझाया कर, ना मुँह लगा करे ज़ोया शाह के। वो नहीं जानती कि हम लोग जितने कमज़ोर हैसियत के हवेली वाले कई गुना आला रुतबा मुकाम और बहुत ताकतवर लोग हैं। अभी तक वहाँ से हमारे लिए कोई बुलावा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हवेली में किसी को कुछ खबर नहीं है। वरना जिस दिन पहली बार नशरा और ज़ोया शाह की मुँहमारी हुई थी, यकीनन अब तक वहाँ से कोई ना कोई आ चुका होता, तेरे अब्बा को लेने या मुझे लेने। तू नहीं जानती चौधराइन ज़ुबैदा जहाँ को पूरे गांव के सामने इस कदर बेइज्जती करती, तज़हीक और तज़लील जैसे अल्फाज बोलती कि हम जैसे गरीब और शरीफ लोग तो वहीं शर्म से मर जाते। सुगरा की निगाहों में आने वाले कल का डर था, जो अगर नशरा न संभलती तो एक क़यामत इन पर टूटने वाली थी। अम्मा एक बात कहूँ? हाँ बोल। क्यों ना ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाए, बल्कि क्यों ना शहर जा बसें। अचानक से इसके दिलो दिमाग में ये ख्याल आया। सुगरा होले से मुस्कुरा दी। जितना कहने में आसान है, करना इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। वो कैसे? अरबिश ने नासमझी नज़रों से देखा। वो ऐसे कि मेरे और तेरे अब्बा के ना सिर्फ यहाँ रिश्तेदार हैं, सारी बरादरी है, बल्कि हमारे आबा अजदाद भी यही ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक रहे हैं। यही इनका जीना और यही गांव में इनका मरना लिखा है। और मेरे तेरे अब्बा की यही ख्वाहिश भी है और खुशी भी कि यहीं पर अपने पुरखों के साथ हमारी कब्रें बने। कैसी बातें करती हो अम्मा? इस तरह की डराने वाली बातें मत किया करो। हमारा क्या होगा? अरबिश अपनी सारी नाराज़गी भुलाए सुगरा की गोद में सर रख के रोती थी। बस तुम ही दोनों तो हमारी ज़िंदगी, हमारी फ़िक्र, जो मुझे और तेरे अब्बा को नींद नहीं आती, रात रात भर जाकर गुजार देते हैं। वो अरबिश का सर से लाने लगी। अम्मा मुझे गाँव अच्छा नहीं लगता। सच तो ये मुझे हवेली और हवेली वालों से बहुत डर लगने लगा। डर तो मुझे भी लगने लगा। अंशु का सोच रही हूँ किचन में कराची में नौशीन के पास भेज दूँ। हाँ अम्मा, ये ठीक सोचा तुमने। अच्छा वहाँ रहेगी तो कुछ गुस्सा कम होगा। अरबिश ने सर उठाया। अरे अम्मा याद आया, नौशीन तो खुद यहाँ आई हुई अपने गांव, और कल परसों से इसके भाई की शादी भी शुरू होने वाली है। चलो कुछ दिन इसके गांव होते हैं। ये मशवरा भी अच्छा है। मैं नौशीन से वहीं बात कर लूँगी कि अपने साथ कराची कुछ अरसे के लिए अंशु को भी ले जा। गाँव से दूर रहेगी तो ज़ोया शाह भी भूल जाएगी। ठीक कह रही हो, मगर अम्मा मेरी एक बात और समझ में नहीं आती कि ज़ोया शाह इतनी अमीर कबीर है, हवेली में किसी शय की कमी नहीं। समीना बता रही थी कि सारा सामान बाहर ममालिक से मंगवाया गया है। सालार साई ने खुद इसका कमरा बहुत शानदार डेकोरेट करवाया। लंदन, अमेरिका, कनाडा से इसका फर्नीचर, कारपेट, शोपीस, यहाँ तक कि इसके पहनने वाले कपड़े भी वहीं से आते हैं। तो फिर ज़ोया शाह घाट पर क्यों आती है? हम जैसे कमियों गरीबों के दरमियान मगरूर और घमंडी से ज़ोया शाह क्यों अंशु से उलझती है? हालांकि मैं जानती हूँ मैं तो वहीं होती हूँ। ज़ोया शाह जानकर अंशु से अड़ती है। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है ज़ोया शाह को अंशु से उलझने में, मगर हमें क्या, बस हम कल ही नौशीन के घर जा रहे हैं। चल अब ज़रा अंशु को मनाते हैं। वो बहुत गुस्से में, तो जब तक ये खाना गर्म करके ले आ। सुगरा ने खाने की थाली इसको उठाकर दी, जो कि अब ठंडा हो गया था। अरबिश ने थाली थामी और किचन में चली गई। आई कल के जाने का सोचकर इसका दिल खुश भी हुआ और कुछ पुरसुकून भी। अच्छा है कुछ दिन वो यहाँ इस गाँव से दूर रहेगी, तो शायद ज़ोया शाह घाट पर आना छोड़ दे। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? सालार शाह ने खुश्क मेवे की प्लेट हाथ में ली और इसमें से मुट्ठी भर बादाम लेकर ज़ोया शाह की तरफ बढ़ाए। कुछ खास नहीं शाह लाला, बस लाइफ इंजॉय। एक बादाम मुंह में डालते हुए लापरवाही से कहा। दोनों पैरों को ऊपर सोफे पर समेटे हुए बहुत खुश खुश सी लग रही थी, और सालार शाह जानता था इसकी खुशी की वजह भी इसकी हवेली में आमद है। बाबा साईं कुछ परेशान से लगे हैं मुझे। क्यों, क्या हुआ बाबा साईं को? ज़ोया शाह जो बहुत ईजी होकर बैठी थी, दोनों पाँव नीचे कालीन पर रखती है। जानती हूँ ना कि वो तुम्हारे लिए कितने पॉजिटिव है, और वही कि जब से मैंने सुना मैं भी फिक्रमंद हो गया हूँ। ना सिर्फ बल्कि गुस्सा भी आ रहा है। हवेली के सारे मुलाजमों को इतनी देर से क्यों मुझ तक की बात पहुँची? सालार शाह ने प्लेट वापस टेबल पर रख दी। इन ब्राउन कांच में गुस्से के सुर्ख टोरे उभरने लगे थे। शाह लाला मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा आप किस बात कर रहे हैं? ज़ोया शाह की मुट्ठी में बंद मीठे बादाम जो इसने सारे प्लेट में डाल दिए थे, इन नज़रों में नासमझी के ढेर सारे सवालात थे। गांव में किसकी इतनी हिम्मत होगी जो तुम्हारे आगे सर उठा रहा है, जो तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अपने अंजाम से बेखबर है? ओहो, ज़ोया शाह सब समझ गई थी। चेहरे पर सुकून सा आ गया, तो वापस दोनों पाँव सोफे पर ना सिर्फ चढ़ा के बैठ गई, बल्कि कांच की टेबल से मैदे की बड़ी सी प्लेट भी उठा ली, जिसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट और चलगोज़े रखे थे। ज़ोया शाह इसमें चलगोज़े चुन चुन कर खा रही थी। तुम इसको इतना मामूली क्यों ले रही हो? अगर अभी इनका कम ज़ातों का सर अपने जूते से ना कुछ लगे, तो ये हमारे सरों पर बैठने की कोशिश करेंगे, और हल्की सी जो कोशिश वो लड़की करी, इसकी सज़ा इसके पूरे ख़ानदान को मिलेगी। अरे शाह लाला, इस चूंटी के लिए तो मैं अकेली काफ़ी हूँ। गुस्सा और जलाल तो मुझे भी बहुत आया कि छटांग भर की लड़की मेरे आगे ना सिर्फ ज़ुबान चला रही, बल्कि सर भी उठाने की जरूरत कैसे की? तो फिर क्या सोचा, तुम कुछ करोगी या हम कुछ करें? किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है शाह लाला। आप ज़ोया को समझाएं, क्या ज़रूरत है घाट पर पानी भरने की? आकफा रेशम और शीशे की बड़ी सी चादर ओढ़े हाल में दाखिल हुई। आप भी? ज़ोया शाह उछलती हुई आकफा के गले का हार बनी। आकफा सलाम करती सालार शाह के आगे सर झुका गई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। सालार शाह ने मुस्कुराते हुए आकफा के सर पर हाथ रखा था। इधर बैठो। आकफा ने गले का हार बनी ज़ोया शाह को हाथ पकड़ा और अपने साथ लेटे लिए बड़े से फॉर्म के सोफे पर आ बैठे। शाह लाला, आप इसको समझाएं, क्या ज़रूरत है घाट पर जाने की, कुएं से पानी भरने की? यहाँ हवेली में इसकी किस चीज़ की कमी है? बिला वजह अपने से निचले तबके के लोगों का मुँह लगना क्या ये हमको सूट करता है? मेरी तो समझ में नहीं आता।
पिछले हफ्ते भी आकफा इसको खूब समझा के गई थी। नशरा और जोयशा की लड़ाई मुमारी सिर्फ जोयशा ने से डिस्कस की थी, मगर अब बात फैली हुई नजर आ रही थी। भाई मैं हवेली में बंद बैठे बोर हो जाती हूँ और इसलिए सोचा गांव में अपने बागात की सैर को जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, मगर जाने कहाँ से वो मनहूस खड़ी आ गई जो चुंटी मेरे पैरों तले आ गई। इसका मुंह बिगड़ा था, मगर मैं इसको छोड़ूंगी तो नहीं। कल इसकी बहन इस कमजात को खींचती भी लेगी, मगर अब मिली तो वो हाल करूँगी, 7 पुश्ते याद करेंगी। गरूर तकब्बर बढ़ चढ़कर बोल रहा था। ठीक है तो कह रही है जोया, इन गरीब कमजातों को सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी कि आगे आने वाली 7 नस्लें 1000 बार भी हम जैसों के रास्ते में आने के लिए सोचे तो कम लगे। सलार शाह की ब्राउन कांच में भी गरूर और घमंड की कहानी रकम थी। शाह लाला, जोया शाह ने बहुत सोचने के बाद कहा। कहो, मैं इसको कुएं में फेंक दूँ? जोया शाह ने जैसे बहुत आला बात की थी। पागल हुई हो क्या? एक लम्हे के लिए तो आकफा का दिल भी कांप कर उठा था। वो मर जाएगी। सलार शाह ने बहुत अजीब और इस्तज़ाइया नज़रों से आकफा को देखने के बाद जोया शाह को देखा, जैसे आकफा ने कोई मजाक किया हो। फेंक दो। इस कदर बेरहमी, सफाकियत, ऐसी धुंधली, जैसे कुएं में किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी कीड़े मकोड़े के फेंकने की बात हो रही है। इंसानी जान की ऐसी बेकदरी, और क्यों ना हो, इन हवेली वालों को तो ये सब वर्षे में मिला है। दीदा दिलेरी, निडर बहादुरी, ये सब तो ख़ानदानी है। इंसानी जान की कोई वक़्त, कोई कदर, कोई हैसियत नहीं है। इनकी नज़रों में तशद्दुद करके मार देना, फेंक देना, ये इन हवेली वालों की फितरत है। फिर भी बड़ी शान शौकत से सीना तान कर अकड़ कर चलना फ़ख्र महसूस करते हैं, जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया। ऊपर से कहते हैं कि हमको जैसे यहाँ दुनिया में बेपनाह दौलत, इज़्ज़त, शोहरत मिली, वैसे आखिरत में भी हमसे बुलंदी पर खड़े रहेंगे। जन्नत भी हमारी है, वहाँ के आराम और आसाइश के भी हम मालिक हैं। दौर फिट्टे मुँह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹन्नम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਲਾਖਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, जहन्नम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेंगे सारी रात। बड़े से जहन में गांव की सारी लड़कियां फर्श पर दरी बिछाया खूब ज़ोर शोर से गाना बजा रही थी। बीच में एक लड़की ढोलकी लेकर बैठ की, बाकी की लड़कियां तालियां बजा बजा कर गाने गा रही थी। भाई अंगीठी पर कढ़ाई चढ़ा दी? दूल्हे के वालिद ने कहा। हाँ समरीन के अब्बा, कढ़ाई चढ़ा दी और तेल भी कड़कड़ाने के लिए रख दी है। बस थोड़ी देर में गुलाब जामुन और जलेबी तैयार हो जाएंगे। हाँ शादी है मेरे बेटे की, ऐसी शादी होनी चाहिए पूरा गांव याद रखे। दूल्हे के वालिद बहुत खुश थे, यूँ जैसे हवाओं में उड़ रहे हो। गुल खान बहुत खुश है, बहू आ रही है भाई, बेटे की नस्ल बढ़ाएगी। वहीं पर एक बूढ़ी बुजुर्ग खातून हंसते हुए बोली। हाँ बुआ, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से टोकरे भर भर के मिठाइयाँ तैयार कर दो। बिल्कुल ही बावला हुआ जा रहा है तू तो गुल खान। मुझे बहुत काम है बुआ, बाद में तुझसे बात करता हूँ। गुल खान खिलखिलाता हुआ बाहर निकल गया। चल जैनी, जल्दी से घी में मैदे की गोलियाँ डालनी शुरू कर दे, मैंने शीरा तैयार कर दिया। अरे भरजाई, मीठा ही मीठा खिलाओगी, कुछ नमकीन भी खिलाओगी? ये दूल्हे की फुप्पा जो खाने की बेइंतहा शौकीन है। फिक्र क्यों करती है, मुझे पता है तुझे यखनी पुलाव कितना पसंद है, इसलिए वो भी बनाऊंगी। दूल्हे की माँ ने कढ़ाई में कफकीर चलाया। चलो लड़कियों, ज़रा जल्दी जल्दी प्याज, हरा धनिया, हरा पुदीना बारीक बारीक काट कर दो। और ये अरबिश कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? अंशी, अरे ओ अंशी, बड़े जोशो खरोश से गाना गाती है नशरा को सूरा ने आवाज़ दी। क्या है माँ, यहाँ तो सुकून से रहने दो। नशरा को इस तरह गाने के बीच से पुकारा जाना बहुत बुरा लगा था। हमारे भी एक नशरा है, उन्होंने भी कि इस तरह मौके पर उठा लो तो नशरा की भी शक्ल देखने वाली होती है। अच्छा, जाके पहले अरबिश को बुला के ला, देख तो वो कहाँ है, फिर सुकून से बैठकर गाने गाना। शुक्रा ने नशरा को घूर के देखा। अरे बच्चे, इधर उधर तुझे घूमते फिरते नज़र नहीं आ रहे? कि इतने बच्चे तुझे इधर उधर घूमते तुझे नज़र नहीं आ रहे? इनसे बोल दे। मगर नहीं, मेरा बैठना तो तुझे बुरा लगता है ना। वो तनकती हुई उठी और दुपट्टे को गले में डालती पैर पटकती वहाँ से निकली थी। वैसे सुगरा, तेरी दोनों बेटियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरबिश इतने ठंडे मिजाज, धीमे मिजाज की समझदार है, नशरा बिल्कुल इसकी उलट है, गुस्से वाली और तेज़ मिजाज की है। बुआ ने संजीदगी से कहा। मेरी बहू में करोड़ों गुण है बुआ, ये तो हम साथ मिलकर खाना बना रहे ना। अगर मैं अरबिश से बोल दूँ तो वो ये खुद ही अकेली बना देगी। हमीदा ने नहायत फ़ख्रिया लबो लहजे में कहा। ये तो है, हमीदा ख़ानदान की 2 ही लड़कियाँ तूने बहुत छांट के निकाली हैं अपने दोनों बेटों के लिए, जो हर काम में चाको चौबंद और फुर्तीली हैं। बुआ ने तहे दिल से खलूस से तारीफ़ की। अब ऐसा तो ना बोलो बुआ, खाला मेरी अनीला में खुदा न ख्वास्ता किस चीज़ की कमी है, वो भी बहुत सुगड़ है, घर बसाने और घरदारी संभालने में किसी से पीछे नहीं है। ये दूल्हे की दूसरी पुप्पो थी, जिन्हें हमीदा के छोटे बेटे राफ़े से अपनी धी अनीला का रिश्ता ना होने का बड़ा कलक था। बरसों से इनकी नज़र राफ़े पर थी, मगर वो अरबिश का दीवाना हो गया। अरे तू क्यों बुरा मानती है सकीना, मुझे पता है अनीला में भी सारे गुण हैं। सकीना का मुँह बनाना हमीदा देख चुकी थी। वो अपने बेटे की खुशी में कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए सबको संभालना, सबकी कड़वी बातों को कड़वे जहर के खून की तरह हलक में निगलना था। सुगरा हमीदा की नंद सकीना को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर इसकी लड़ाका और तेज़ तबीयत के देखते हुए वो ज़रा इससे दूरी रहती थी। अरे हमीदा, दोनों बेटों की एक साथ ही शादी कर दी थी, अब अगले माह तो राफ़े की करेगी, डबल खर्चा नहीं हो जाएगा तेरा? बुआ ने जानकर राफ़े और अरबिश की शादी का जिक्र छेड़ा। सकीना काड़ा तिरछा मुँह बनाकर देख सुगरा इशारों में बुआ को मना कर रही थी। मैंने तो राफ़े से कहा था, मगर राफ़े बोला कि मुझे भाई की शादी का पूरा मज़ा ले ले, तो अब इंशाल्लाह अगले माह अरबिश को भी ले आऊँगी। गरम गरम गुलाब जामुन चीनी के शीरे में डालने लगी। घर में तो जैसे एक उधम पैल शराबा मचा हुआ था। ख़ानदान भर के सारे रिश्तेदार घर में जमा थे, हर तरफ
खुशियाँ ही खुशियाँ थी। खूब बच्चों के बड़ों के अंदर बाहर चहल पहल हो रही थी। कैसी है तू? ठीक हूँ, तू कैसा है? अच्छा नहीं हूँ, राफ़े ने दिल पर हाथ रख के आह भर के कहा। या अल्लाह, खैर क्या हुआ तुझे? अरबिश ने दहल कर पूछा। तू पास नहीं है ना, अब किसी शय में दिल नहीं लगता। वो जो बड़ी दलेरी से पूछ रही थी, राफ़े की शौक़ी पर छेम कर रह गई। शर्मा हया के मारे नज़र झुक सी गई। बस तेरी यही अदाएँ तो मेरी जान ले लेती हैं। राफ़े ने दिलकशी से ये मंजर बगौर तका। तो किसने कहा था कि एक माह बाद शादी रखो? भाई अभी तो मौका भी था, कर लेते शादी। पता नहीं अगले माह ये कुड़ी हाथ भी आती है नहीं। अनशरा ने पीछे से आते हुए मजाकन हंसते हुए कहा। रब ना करे जो हमारी जोड़ी को किसी की नज़र लगे। राफ़े ने मसनूई घूरते हुए अनशरा को कहा, जबकि अरबिश ने दिल में अपनी और राफ़े की जोड़ी सलामत रहने की दुआ की। मुनशरा ने मेरा कहना बंदा जब बंदे की शक्ल चंगी ना हो तो बंदा गल चंगी कर लवे। अरे राफ़े भाया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो संजीदा ही हो गए। अनशरा जानती थी राफ़े और अरबिश एक दूसरे को किस कदर दीवानगी की हद तक चाहते थे, मगर मुझे ये बात मजाक में भी अच्छी नहीं लगती। अरबिश में मेरी ज़िंदगी बसती है। राफ़े ने मुस्कुराते हुए अरबिश का झिलमिल करता चेहरा देखा। पूरे घर को बरकी कमकों से सजाया गया था। इन्हीं की फूटती रंग बिरंगी रोशनी अरबिश के चेहरे को झिलमिला रही थी। और तू? राफ़े ने खड़े होकर नशरा का कान पकड़ लिया। आह राफ़े भाई, दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। नशरे ने अपने कान पर रखे राफ़े के हाथ पर अपना हाथ रखा। तू यहाँ क्या कर रही है? नज़र नहीं आ रहा? प्यार करने वाले इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिले, नाज़ो न्याज भरी बातें हो रही हैं और तुझे अपनी टांग अड़ानी ज़रूरी है? राफ़े इसका कान पकड़ कर डांट रहा था। अरबिश मुँह नीचे के मुस्कुरा रही थी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, वो तो अम्मा ने बुलाया और ये देखो कैसी बहन है, मंगेतर ने इतनी ज़ोर से कान पकड़ रखा और ये बहन साहबा मुँह नीचे के मुस्कुरा रही हैं। नशरा ने अरबिश के मुस्कुराने पर चोट की। क्या अम्मा बुला रही हैं? हाय अल्लाह, मैं तो भागी। सुगरा के नाम पर अरबिश तेरी से भागी थी। भगा दिए ना, जब मैं भी तुझसे नाराज़ होता हूँ। राफ़े ने इसका कान झटके से छोड़ा और बच्चों की तरह मुंह फुलाकर मुंह मोड़ लिया। अनशरा को बहुत ज़ोर की हंसी आई। तुम भी ना राफ़े भाया। अच्छा, जब इतना प्यार करते हो तो शादी के लिए मना क्यों किया? मगर राफ़े कुछ नहीं बोला, मतलब पक्की वाली नाराज़गी थी। अच्छा ना बाबा, सॉरी। लोग कान पकड़ लिए। वो राफ़े के सामने आ गए, दोनों कान पकड़ लिए। चलो ठीक है, आज रात तो रच जगह है ना, मैं रात को 3 बजे इसको ऊपर भेजूँगी। तू सच कह रही है? लम्हों में राफ़े का मूड इस बात पर कुछ अच्छा हुआ। बिल्कुल सच। तो ठीक है, जा, माफ़ किया तुझे। वो मुस्कुरा दिया। अनशरा को अरबिश की किस्मत पर रश्क आने लगा। राफ़े हर लिहाज से बहुत अच्छा था। खूबसूरत गंदी रंगत का, प्यारे से नकूश का मालिक, अपनी दुकान थी और क्या चाहिए था। और सबसे अच्छी बात, वो अरबिश को दिलो जान से दीवानगी की हद तक चाहता था। इसकी इज्जत करता था। इसकी बहन का नसीब अल्लाह बहुत अच्छा करे। खुशी के मारे इसकी आंखों में नमी आ गई। अब तू किस खुशी में रोने लगी? राफ़े से इसके आंखों के आंसू छुपे नहीं रह सके। बस यूँ ही, अरबिश बहुत खुशकिस्मत है। रब सोने ने इसके मुकद्दर में बहुत अच्छा जीवन साथी लिखा है, जिसको बहुत चाहता है, प्यार करता है। अरबिश बहुत अच्छी है राफ़े भाया, सब्र और बर्दाश्त वाली, सीधी सारी सी। तो मैं क्या टेढ़ा हूँ? राफ़े ने छेड़ा। नहीं, तुम तो और अच्छी हो। रब ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। राफ़े ने भी सदके दिल से ज़ेरे लब दोहराया। चल जा, रात को 3 बजे तू भी आना, तेरी पसंद की आइसक्रीम लाऊंगा, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। राफ़े ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से नीचे चला गया, क्योंकि गली में कोई इसको बुलाने आ गया था। एक मेरे वास्ते भी आइसक्रीम लाएँ, लेकिन मैं या तो फीस्ट खाऊंगी या फिर वो जो होती है ना जेट स्पोर्ट, वो मुझे पसंद है। और ज़रा मीठी ना लेके आना, ये कॉर्नेटो भी चलेगी वैसे। शाह साईं, ताला लगा घर पर, तो आस पड़ोस वाले कह रहे वो दूसरे गांव किसी रिश्तेदार की शादी में गए। समंदर खान ने बाद अब सर को झुका के कहा। सलार शाह ने बस कहने पर इत्तफा किया। शाह साईं, अगर आप हुक्म करें तो इस छोरी को दूसरे गाँव से पकड़ कर आपके कदमों में लाकर डाल दे। नहीं बाबा, रहने दो। हमने सोचा था कि इस छोरी को हम ही मौत के घाट उतार देंगे, मगर इसकी किस्मत में आसान मौत नहीं है। इस छोरी की किस्मत में तकलीफ से, दर्द से तड़प तड़प कर मरना लिखा है। हमारी बहन ज़ोया शाह की हाथों की लकीरों में ही इसकी मौत है। अच्छा, हम अपनी बहन को मायूस नहीं करेंगे। खालिस वडेरों वाला लबो लहजा था इस ब्राउन कांच में, बहुत अजीब पुरस्कारियत थी। चलो। समंदर खान को हुक्म सादिर करता सलार शाह ने अपनी चौड़ी छाती पर ब्लैक शाल को मजबूत शाने पर डाली थी। सेकंड में जीप फराटे भरने लगे। अरे ये तो सलार शाह साईं थे, खैरियत, यहाँ क्यों आए थे? समीना ने अपनी माँ सलमा से पूछा। वो दोनों घाट से मटके में पानी भर के लौट रही थी। मुझे लगता है कि अनशरा की खबर हवेली तक पहुँच गई है। समीना को अनशरा और इसके घर वालों की फ़िक्र लायक होगी। हाँ समीना, मैंने बातों बातों में रहमत से कह दिया। क्या? समीना का पारा चढ़ गया। पागल हो गया क्या तू? क्या ज़रूरत थी तुझे बोलने की? और हम सब जानते हैं कि सारी गलती ज़ोया शाह की है, वही बिला वजह अनशरा से लड़ने की कोशिश करती है। मुँह पर ताला डाल ले बदबख्त। सलमा ने समीना के मुँह पर हाथ रखा। यहाँ हम गरीबों की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। यहाँ सच और सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। मगर अम्मा, ये सरासर नाइंसाफ़ यही है। हवेली वाले तो जानती है क्या करेंगे नशरा के साथ? समीना ने एक झटके से सलमा का हाथ अपने मुंह पर से हटाया। रहमत सलमा ने दसिया, इधर ही मलयाली ने तो बंदा ना फैर मार दे वैसे फाड़ के ना, लानती औरत। मैं जानती हूँ, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। नशरा ने किसी आम या मामूली लड़की के सामने ज़ुबान दराजी नहीं की। वो ज़ोया शाह है, चौधरी आलम शाह की छोटी बेटी और सलार शाह साईं की छोटी बहन। भूल गई कि जब एक कुत्ते ने ज़ोया शाह की जीप का रास्ता काट लिया था, कितने टुकड़े करवाए थे ज़ोया शाह ने इस बेचारे कुत्ते के। अम्मा, कुत्ते, बिल्ली और इंसान में फ़र्क है।
ये हम जानते मगर ये हवेली वाले वो तो हम इंसानों को कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े गर्दानते हैं। मैंने कितना समझाया था सुगरा को कि नशा को समझाए, इसका गुस्सा कहीं भारी ना पड़ जाए, मगर सुगरा बेचारी भी क्या करे। नशा का गुस्सा ही इतना है कि इसको कुछ समझाओ वो मज़ीद बिखरने लगती है। अब देख ले नतीजा शाह खुद आए, इसका मतलब तो बात संजीदगी इख्तियार कर गई है, वरना वो हम गाँव वालों को क्या समझते, किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है। समीना पुरसोच नज़रों से देखने लगी। अब तू क्या सोच रही है? अम्मा मैं इस पार्क के गाँव में जा रही हूँ। अनिशा इसके घर वालों को मना करूँ कि वो लोग अभी यहाँ ना आए, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद बताने आ जाऊँगी। जल्दी तो नहीं हुई है तुझे क्या ज़रूरत है इन सबके दरमियान में अपनी टांग अड़ाने की? सलमा को ताव आ गया इसकी फजूल बात पर। ये तो क्या कह रही है अम्मा? नशरा और अरबिश मेरी बचपन की सहेलियाँ, हम सब एक साथ पल बढ़कर जवान हुई हैं। खाला सुगरा ने अपने हाथों से मुझे नवाले बना बना के खिलाए, और अगर हम इनके साथ नमक हरामी करेंगे तो ये ज़रा सा ज़्यादती नहीं होगी? अम्मा इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ और क्या नहीं तू छोड़ दे। मेरे 4 बेटे और इनकी मदद करना ऐसा है कि अपने बेटों को खो देना। तुझे अपने भाइयों का ख्याल नहीं? अम्मा बस चुप कर जा। सलमा ने सख्ती से इसके आगे बोलने से रोक दिया। बुलाती हूँ तेरे ससुराल वालों को, आज ही बुलाती हूँ तुझसे, और तुझसे तो मुझे अब डर लगने लगा। चल जल्दी से घर। मटका संभालती हुई समीना को बुरी तरह से झिड़कती आगे बढ़ी। समीना ने बहुत अफसोस भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा। भैया आजकल के लोग अदा ही खुदगर्ज होते हैं, उन्होंने किसी दिन की लगे बात जो हमदर्दी जताने वास्ते आई इनके धड़े तो ज़्यादा सगे सी है ही नहीं। साढ़े तो ज़्यादा सगा ताड़ा कोई है ही नहीं। भाग जा जल्दी घर। मगर अम्मा कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, तुझे अपनी माँ की कसम, अगर तूने अपने अब्बा से और माँ से मोहब्बत करती तुझे इसी मोहब्बत की कसम, इसी मोहब्बत का वास्ता, तो कभी भी मुड़कर यहाँ गाँव नहीं आएगी। समझ ले हम एक दूसरे के लिए मर गए। सुगरा के लबो लहजे में डर था, खौफ था, कुछ खो जाने का दर्द था, चेहरा पूरा आंसू से तर था। वो इसको एक बार फिर खुद से भेज के धक्का दे के मुँह मोड़ गई। और हाँ ये ले नौशीन का पता, तुझे इस पते पर पहुँचना है। सुगरा ने अपने फटे पुराने दुपट्टे के पल्लू से बांधा एक कागज़ निकाल कर नशरा के हाथ में दिया। जा इंशी मेरी धी जा, रब रखा तेरी हिफाजत अपने सोने रब इसके महबूब के हाथ सौंपती हूँ। नशरा का बुरा हाल था, हालत गैर तो सूरा और अरबिश की भी थी। अरबिश बिलकती हुई नशरा अरबिश के गले से लगी थी। ज़्यादा टाइम नहीं अंशी, जल्दी कर जा, तू भाग या इससे पहले कि हवेली के वफादार मुलाजिम तुझे लेने आ जाए। अरबिश ने बड़ी शिद्दत से अपनी ज़ीली बहन को गले से लगाकर प्यार कर उसको दरवाजे की तरफ धकेला। वो लोग तुम लोगों के साथ कुछ ना करे, कोई कुछ नहीं करेगा, तू जा यहाँ से और पलट कर मत देखना, जल्दी कर जा यहाँ से। सुगरा ने नशरा को बाहर ही निकाल दिया। अकल दी अन्नी सुगरा बीबी, दूसरी ने भी कट दे। जे एड्डी संगीन सूरत हाल बन गई तो एक नूं भेज दिता तो दूसरी को इंतकाम नहीं लैणगे हो। जा पुत्र, तुझे रब दा वास्ता। और फिर इतने वास्ते मिनते हाथ जोड़ के इसको भागने पर मजबूर किया था। बंद कर दरवाज़ा अरबिश। सुगरा हाँपती कांपती पलंग पर बैठ के जिस्म का हर उज़ू बस एक ही दुआ शिद्दत से कर रहा था, अनशा इस गाँव की हदूद से निकल जाए, वो किसी के हाथ ना लगे। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। अरबिश ठरी सहमी कांपती हुई सुगरा के करीब बैठी थी। दुआ कर पुत्र, दुआ कर, बस और कुछ नहीं। सुगरा ने अरबिश को अपने साथ लगा लिया। बाहर बहुत से भारी भारी कदमों की आवाज़ें और साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उभरने लगी। हवा का रुख बदल गया था, आंधी तूफान का रुख सुगरा के घर की जानिब था। एक जलजला आ रहा था जिसके कच्चे घर को तिनका तिनका बिखेर देगा, घर का सारा शराजा बिखर जाएगा। तूफान का रुख जाने क्या हाल होगा इन लोगों का, मगर इसके साथ वो सब होगा। इसको तो सुगरा ने घर से गाँव से भगा दिया था। वो वजूद अब यहाँ नहीं था और ना ही अब कभी यहाँ आएगा। जो कुछ होगा सुगरा या नूरुद्दीन के साथ होगा। वो माँ बाप हैं, अपनी औलाद की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हर दुख हर तकलीफ़ हर दर्द सह लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। और जड़ी दूजी रखी है उन्हें भी भेज देना सी। धड़ सलमान खान ओहो दौर फिटे मुँह समंदर खान में सलमान खान बनाता, दौर फिटे मुँह रीच दे रहे थे। समंदर खान ने अपना भारी भरकम वो जूता जो ज़ोर से इस लकड़ी के बंद दरवाजे पर मारा तो वो दरवाज़ा चौखट से उखड़ कर कच्चे फर्श पर गिरा। सुगरा और अरबिश पूरी जान से हिलकर रह गई, इनका दिल दहल कर रह गया। सुगरा सिमटा से दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, रवा रवा लरज रहा था, कांप रहा था। मौत बिल्कुल सामने थी। अब होके घर के इसी फर्श को खोद कर जिंदा ज़मीन में उतार दिया जाएगा और भारी सील इनकी कब्रों पर रख दी जाएगी। कहाँ है तेरी छोरी? बोल जल्दी, भौंक वरना हलक से ज़ुबान खींच लूँगा। समंदर खान जाहो जलाल से आगे बढ़ा और सुगरा बी को गद्दी को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मुझे नहीं पता वो अभी घर नहीं आई। सुगरा ने समंदर खान के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो बिलबिला कर रह गई, दर्द से कांप कर रह गई। झूठ मत बोल। एक भारी चांटा सुगरा के मुंह पर मारा था कि चारों उंगलियों के निशान इसके मुंह पर छप कर रह गए। छोड़ो मेरी माँ को, मैं कहती हूँ छोड़ो, मैं हूँ इनकी छोरी, ले चलो जहाँ लेकर चलना है। अल्लाह पर फिटे मुँह तेरे अरबिश तेरी से आगे बढ़ी और सुगरा को समंदर खान के मजबूत चंगल से छुड़ाने की बेकार कोशिश करने लगी। समंदर खान ने अरबिश को अपनी बड़ी बड़ी 16 बार सुरख आंखों से घूरा। अरबिश का दिल मजीद डर खौफ के मारे सहम कर रह गया। समंदर खान ने पीछे पलट कर देखा, जहाँ और भी लोग खड़े थे। समंदर खान की आंख का इशारा वो समझ गए थे। नहीं, ये झूठ बोली है, वो इसकी छोटी छोरी है अनशा, और ये बड़ी थी अरबिश। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं है लड़की। इस औरत ने कहीं और छुपा दी, ये भगा दिया। सराज शहर की और वफादार मुलाजमा ने इसका पूरा घर ढूंढ लिया, मगर अनशा घर से गायब थी।
तुम लोग पूरा इलाका, पूरा गांव छान मारो, एक एक घर, एक एक घाट, पगडंडी ढूंढो, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी से पकड़ कर लेकर आओ साली को। सारे आदमी तेरी से बाहर निकले थे। तू क्या समझती है तेरी छोरी बच जाएगी? तो अगर तू बताएगी नहीं तो हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे? कब्र की गहराइयों में भी चली जाए तो वहाँ से भी ढूंढ निकालेंगे, पाताल से खींच कर ले आऊँगा मैं इसको। तेरी छोरी तो मरी हो, और याद रखना सलाशा कुत्ते से भी बदतर मौत देगा इसको। इसी असना में इसका फ़ोन बजने लगा। जी शाह साईं। जी हुक्म साईं। समंदर खान के पास सलाशा का फ़ोन है। अरबिश और सुगरा तो दहशत भरी नज़रों से देख रही थी, वहशत भी जैसे इनके हर उज़ू से टपक रही थी। समंदर खान ने मोबाइल फ़ोन जेब में रख लिया और अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से इन दोनों को घूरा। नहीं जानते तुम लोग क्या गलती कर बैठे हो तुम लोग। तेरी बेटी ने हवेली की सबसे छोटी लाडली बेटी ज़ोयशा को कुएं में धक्का देकर मारा है। वो ज़ोयशा जो चौधरी आलम शाह साईं का जिगर गोशा, चौधराइन साईं की आंखों की ठंडक, बड़ी बहन साईं की रानी दुलारी और अपने दोनों भाइयों छोटे और बड़े शाह साईं के दिल का टुकड़ा, दिल की धड़कन थी। जो तेरी बेटी ने किया, इसका भुगतान तेरी हर पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तेरी आने वाली हर नस्ल इसका खमियाजा चुकाएगी। माफ़ी तो भूल ही जाओ कि ज़िंदगी भर कभी मिलेगी। और अब चल जल्दी जरगा बैठ के, पंचायत का बुलावा आ गया, नूरदीन भी वही है। समंदर खान ने सुगरा को गुद्दी से पकड़कर बाहर की जानिब धकेला था। वहाँ गांव का हर फर्द मौजूद था, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, औरत मर्द, हर कोई सुगरा का फैसला सुनने के लिए बैठे थे। नशा की वजह से बेचारी सुगरा और इसका बूढ़ा बाप सज़ा की जद में आ गए थे। अब जाने क्या सज़ा मिले इस बेचारे को, जो सिर्फ बेटी के माँ बाप होने की वजह से मुलजिम की तरह सर झुकाए खड़े थे। नूरदीन मोहम्मद कहाँ है तेरी छोटी थी? पंचायत का एक आदमी बोला। नूरदीन खामोश रहा, कुछ ना बोला, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था वो कहाँ है। अगर जानता भी होता तो किसी कीमत पर ना बताता। तेरी खामोशी का मतलब है तुझे इल्म है नूरदीन? मैं अपने सोने रब दी कसम खाता हूँ साईं, मैं नहीं जानता मेरी थी कहाँ है। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, इसकी सज़ा जो भी देनी है मुझे दे दो, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। नूरदीन ने दोनों हाथ जोड़ के आंखों में एक ठाठे मारता समंदर लिए वो बहुत आजी से बोला, बकवास मत कर कमज़ात। आलम शाह शेर की तरह धाड़ा, गुनाह जिसने किया सज़ा भी इसी को मिलेगी। सामने ला इस छोकरी को। चौधरी साईं आप गुस्सा न करें, नूरदीन लाएगा अपनी थी को सामने। पंचायत का एक बुजुर्ग बोला। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं बाबा साईं, ये तो रीत चली आ रही है, रवाज है हमारी पुश्तों का, खून के बदले खून का, सास के बदले का सास, तो लड़की के बदले लड़की चाहिए। पहले इस छोकरी से तो निपट ले, इन लोगों की भी बारी आएगी जिन्होंने ऐसी कमज़ात बेगैरत औलाद पैदा की। चौधरी आलम शाह का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस गाँव में आग लगा दे, तिनका बखेर दे, हर शख्स की बोटियाँ नोच ले। इसकी चहीती बेटी ज़ोयशा गई है, इसका खून इतना सस्ता नहीं कि इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाए। समंदर का बफरे हुए सलाशा के कंधे पर झुका कुछ कह रहा था, जिस पर सलाशा ने गुस्सावर निगाह नूरदीन और सुगरा के पीछे दुबकी की डरी सहमी अरबिश पर डाली। वो जो सलाशा सोचता है कि वो आगे तक सोचता है। तू नहीं जानता कि तेरी वो धी कहाँ है जिसने ज़ोयशा को कुएं में धक्का देकर मारा, मगर ये तो जानता तेरी दूसरी धी तेरे पास है। सलाशा ने सगार सुलगाते हुए कहा। शोला बार निगाहें नूरदीन पर टिकी थी। इन निगाहों के देखने का अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो कि तूने ऐसी नाहिजार औलाद पैदा क्यों की, वो भी सिर्फ जो बेटियाँ और भला बेटियाँ कि तेरी नस्ल आगे बढ़ाएंगी। नहीं, मेरी धी बहुत मासूम और भोली है। सलाशा का इशारा और मतलब सुगरा बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। इसने चील की मानित अपने पीछे डरी सहमी से अरबिश को अपनी गोद में दबोचा, ऐसे जोर से कहीं वो लोग अरबिश को इससे छीन कर ही ना ले जाए। ज़ोयशा भी मासूम थी, जाहिल औरत। सलाशा जो एक झटके से खड़ा हुआ तो कुर्सी दूर जा गिरी। इसका गुस्सा जाहो जलाल दे गाँव का बच्चा सहम गया। सब जानते थे सलाशा के गुस्से को पनाह मांगते थे, इसके कहर से, इसके अजाब से। वो जो ज़मीनी खुदा था, इनका नाउज़ बिल्ला, इनका फ़ैसला करने वाला, इनको सज़ा और जज़ा देने वाला। सलाशा के आगे बोलने का मतलब अपने गांव के ख़ानदान के हर फर्द को ज़मीन में ज़िंदा दरगोर करना। इस वक्त पूरे गांव में बस एक ही आवाज़ भारी थी और वो थी सलाशा की। जब वो बोलता तो चौधरी आगा आलम को भी खामोश होना पड़ता। जरगा के सभी बुजुर्ग सिर्फ हज़रात खामोश तमाशाई बने हुए थे। वो बिना समझे अंदाज में सलाशा को देख रहे थे। इसने नूरदीन की बड़ी बेटी का जिक्र यूँ किया, कोई तो वजह थी, कुछ तो ख़ास है, कुछ तो बहुत आगे तक सोचा, वरना सलाशा ऐसे बिना मतलब के कोई बात मुँह से नहीं निकालता। सलाशा जो कहना खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? बिलाकर जरगे के एक बुजुर्ग ने हिम्मत बांधी ली। बाबा साईं, ये जरगा पंचायत बैठाना ये सब तो हमारे लिए खाना पूरी है। हम जो फैसला करेंगे इस पर मोहर लगी गई है। कोई इसके खिलाफ जाए ऐसा तो कोई ख्वाब में भी नहीं तसव्वुर कर सकता। गरूर चेक कर स्पाइदा। पंचायत में बैठे फैसला करने वाले सारे बुजुर्ग को बुरी तो लगी ये बात, मगर कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे सलाशा का गुस्सा कैसा, और सबसे बढ़कर वो इस वक्त अपनी बहन ज़ोयशा के गम में भी था, इसलिए इसको छेड़ना जोए शेर लाने के मुतरादिफ था। तड़ी भैन जी मरी है ना ज़ोयशा, वो इनके अपने घर वालों की वजह से मरी है। सलाशा ने जिसको वो दी है, छूट दी है, और जो इसने दी है आलम शाह ने, इंदे वजह तो मरी हो। मुझे लगता है शाह साईं नशा की बजाय बेचारी अरबिश को कुएं में फेंकवा देंगे। सलमा ने समीना के कान में बहुत धीरे से कहा। अल्लाह न करे अम्मा, कैसी बात बोल रही है? समीना घूर के रह गई। सलाल, आलम ने धीरे से पुकारा। सलाशा ने पीछे पलट कर देखा और खामोश नजर आलम शाह पर डालकर समंदर खान को देखा। जाओ समंदर खान, काजी और गवाहों का इंतज़ाम करो। हम अभी इसी वक्त पूरे गाँव वालों के सामने नूरदीन की इस छोरी से निकाह करेंगे। क्या?
आलम शाह शौक की कैफियत में कुर्सी से खड़ा हो गया। गांव वाले तो वैसे भी सभी खामोश तमाशाई बने हुए थे। सलार शाह की इस अनोखी फरमाइश पर तो जैसे सभी को सांप ही सूंघ गया। कुछ अंगस्ते बंदा होकर रह गए। भले ये कैसे मुमकिन था? कहाँ हवेली का सरदार सालार शाह और कहाँ गांव के कच्चे मिट्टी और ईंटों से बने घर में रहने वाली अरबिश। ये क्या जोड़ हुआ? ये कैसे मुमकिन है? कहाँ सच्चाई और कहाँ मामूली सी अरबिश? ये कैसा इंतकाम हुआ? ये कैसा बदला हुआ? गांव के लोगों में बहुत खामोशी की लहर के बाद चुपचाप सी खलबली मची थी। चहमगोइयाँ सी शुरू हो गई थी। सलार शाह, कुछ अंदाज़ा है क्या कह रहे हो तुम? आलम शाह के माथे पर लातदार सी शिकने उभर गई। आंखों में हैरानगी दर हैरानगी थी तो बहुत से सवालात भी थे, और सबसे अहम सवाल के क्यों। सलार शाह ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया आलम शाह के लातदार सवालों की। आंखों में उभरी नागवारी और हैरानगियों को जो कुछ पतले की आग में झुलस कर वो सोच रहा था, आलम शाह अभी वो नहीं देख रहे थे। समंदर खान ने सेकंड भी नहीं लगाया काजी और गवाहों का इंतजाम करने में। नहीं शाह साई, रहम करो हम पर। आप चाहो तो मेरी धी को मार दो, मगर बल्कि मैं खुद अपनी धी को कुएं में फेंकने को तैयार हूँ, मगर रहम करो हम गरीबों पर। सुगरा ने गिड़गिड़ाते हुए दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत भरे लहबो लहजे में कहा। खामोश है, तेरी मजाल भी कैसे हुई मेरे फैसले के बीच बोलने की? सलार शाह ने चिंगारते हुए सुगरा को घूरा। शुक्र कर तेरी धी से निकाह कर रहा हूँ, वरना जिंदगी भर हवेली की बांदी बना कर रखता। सलार शाह का जवान खून था, गर्म खून था। इसकी सोच के धारे किस सिमत बह रहे थे आलम शाह नहीं जानता। इसका गरूर, इसका तकब्बुर देखकर वो इतना तो समझ गए थे कि कुछ बहुत आगे तक की प्लानिंग है जो इस लड़की के इस घर वालों के लिए बहुत दर्दनाक, अजियतनाक और इबरतनाक थी। इसलिए फ़िलहाल वो और लोगों की तरह खामोश तमाशाई बने रहे। गुस्ताखी माफ़ साईं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। साईं आप लोग की कुछ बोलो ना, ये गलत है। सुगरा का रुख पंचायत के बुजुर्गों की तरफ था। सारे बुजुर्गों ने सर झुका ले के बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। खुदा दा वास्ता आप लोग तो कुछ करें, कुछ तो कहें। देख सुगरा बीबी, ये तो रीत और रिवाज है कि बेशक फैसले का हक शाह साईं के पास है। इन्हीं को इख्तियार है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। अब वो लड़की के बदले लड़की लेंगे, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। ये इंसाफ नहीं है, मगर मैं अपनी धी को जिंदा इनके हवाले नहीं करूँगी। मैं खुद अपने हाथों से अपनी अरबिश का गला घोंट के मार दूँगी। तो यही जो सुगरा बीबी पहले थोड़ी जी अक्ल लड़ा के भी नशरा ना दौड़ा दी, कम अज़ कम बचते जाती ना दूजी भी मासूम थी। सुगरा ने बेदर्दी से अपने आंसुओं से तर चेहरा साफ़ किया। वो बड़ी बेरहमी और सख्त दिली अरबिश की तरफ भरी और इसका नाजुक गला अपने दोनों खुरदरे हाथों से पूरी ताकत से दबा दिया। गांव का हर फर्द खड़ा हो गया। पंचायत में बैठे सारे बुजुर्ग खड़े हो गए थे। एक को हराम मच गया, शोर गुल सा उठने लगा। सरमा और समीना तेरी से आगे बढ़ी। दोनों इसको हटा रही थी, मगर जाने कहाँ से सुगरा में गैबी ताकत आ गई थी। वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अरबिश की तो आंखें बाहर आ गई थी, चेहरा सुर्ख हो गया था। वो खुद भी अपनी माँ के चंगुल से खुद को छुड़ाने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही हर कोशिश। सुगरा छोड़, पागल हुई है क्या? मगर वो किसी तौर हटने को राजी नहीं थी। समंदर खान आगे बढ़ा और सुगरा को गुद्दी से पकड़कर दूर धक्का दिया। रहमत, लड़की लेकर आ। सलार शाह ने रहमत को हुक्म दिया। रहमत जल्दी से खांसती हाँफती सी अरबिश को लेकर वहाँ ले आई। निकाब पढ़ा काजी। आलम शाह ने काजी को हुक्म दिया। सुगरा जो फिर आगे बढ़ रही थी, समंदर खान एक उल्टे हाथ का लपड़ इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ा कि वो दूर जा गिरी। इसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। अब अगर उठी तो तुझे यही ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। समंदर खान ने घूर के देखा। 5 मिनट में निकाह भी हो गया। अरबिश नूरदीन से अरबिश सालार शाह बन गई थी। ये शादी नहीं, कोई निकाह नहीं, एक इंतकाम है। एक पतले की आग का सास सवारा की भेंट पर चढ़ गई थी। अब ये ज़िंदगी इसकी ज़िंदगी नहीं थी। ये आती जाती सांसें पराई हो चुकी थी। दिल की धड़कनों पर इसका कोई इख्तियार नहीं था। इसकी हर सोच किसी का कर्ज थी। इसकी ज़िंदगी कर्ज, इसकी सांसें कर्ज, इसका दिल कर्ज, इसकी सोच कर्ज। अब इसको जिंदा चलती फिरती लाश की तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी, जो जहाँ मोड़ दे वहीं मुड़ना होगा, वहीं कुछ करना होगा। गूंगा बहरा अंधा रहकर इसको अपनी सांसें चुकानी होगी। ये देख ले अपनी बेटी को आखिरी बार, जो आज से अभी से तेरे लिए मर चुकी है। जिंदा है मगर फिर भी जिंदा नहीं है। यूँ समझ ले कि तूने इसको कब्र के घुप अंधेरों में तन्हाई में जिंदा दफना दिया। सलार शाह ने डरी सहमी कपकपाती हुई अरबिश का बाजू बेरहमी से पकड़ा और ज़मीन पर पड़ी सुगरा को घूरते हुए देखा। नूरदीन जो अरबिश का बाप था, झुके कंधे, झुकी निगाहें और आंखों में बेबसी के आंसुओं का एक शोर रीदा रेला। दिल की धड़कनें तो जैसे बंद ही हो गई। ज़ुबान तालू से जा चिपकी हो। आखिर कहे तो क्या कहे, क्या मिन्नत करे, क्या इल्तिजा करे, किससे फरियाद करे, किससे गिड़गिड़ा के भीख मांगे कि मेरी मासूम भोली भाली सीधी सारी से अरबिश को इन हवेली के शाहों से छुड़ा दे। कोई तो कुछ बोले, कोई तो आवाज़ लगाए इस जुल्म के ख़िलाफ़। कोई तो हो। नूरदीन तू क्यों खामोश है, बोलता क्यों नहीं? सुगरा भागती हुई हारे हुए बाप के पास आई। ख़त्म करो पंचायत वगैरह, चलो भाई सब अपने अपने काम धंधों से लग जाओ। सलार शाह की भारी आवाज़ पूरे गांव में गूंजी। सारे गांव वाले तेरी से अपने अपने घरों को जाने लगे थे कि अगर ज़रा भी देर हो जाती तो कहीं वो लोग इस सलार शाह की जुल्म की जद में ना आ जाए। आलम शाह साईं, समझाओ अपने बेटे को, इतना गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। पंचायत में बैठे एक बुजुर्ग ने बहुत कुछ देखने के बाद कहा, जो कुछ आगे मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे। बस। आलम शाह ने हाथ के इशारे से सख्ती से ने कुछ बोलने से रोक दिया। शुक्र करो बाबा साईं कि आज मेरी बेटी की मौत हुई और इसकी मैयत हवेली में भी रखी है, वरना तुम एक के बाद दूसरी सांस भी न ले रहे होते। आलम शाह अपनी शाल झटकते हुए आगे बढ़ गए थे।
सलार शाह इस बेजान लाश को घसीटता हुआ ले जा रहा था जिसकी नज़रें अपने माँ बाप पर टिकी हुई थी। पता नहीं वो अब दोबारा कभी इन्हें देख भी पाएगी या नहीं, इन खुली फ़िज़ाओं में सांस भी ले पाएगी या नहीं। वो ऐसी कैदी बन गई जिसे ताउम्र ज़ंदान में डाला जा रहा। इसे सूली पर नहीं लटकाएंगे, बस कैद कर दिए जाएंगे, वहाँ जहाँ इसका कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, इसके माँ बाप नहीं होंगे। सलार शाह ने अरबिश को अपनी ब्लैक जीप में फेंकने के अंदाज में अंदर धकेला। अरबिश दरवाजे के शीशे से चिपक गई, अपना हाथ इसने कांच की खिड़की पर रख लिया और अलविदाई नज़रें सुगरा और नूरदीन पर टिकी हुई थी। नहीं, छोड़ दो मेरी धीरानी को, तुमको खुदा का वास्ता है, मेरी मासूम सी अरबिश को छोड़ दो। सुगरा तेरी से आगे भागी थी, बहुत दूर तक वो सलार शाह की जीप के पीछे भागी थी, मगर जीप से उड़ते धुएं के सिवा इसके हाथ कुछ नहीं आया। मत लेकर जाओ मेरी थी को, मुझे वापस कर दो। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, दोनों हाथों की मट्टी में मट्टी भरी और ख़ुद पर डालने लगी, अपने सर पर, अपने चेहरे पर। या अल्लाह! सुगरा आसमान की तरफ मुँह करके बहुत ज़ोर से चीखी। सुगरा, सुगरा! सलमा और समीना भागती भी इसके पास आई। सलमा ने तो बंदा चुल अगला हाथ में फाड़ के, पागल हुई है क्या? उठ उठ, पागल हो गई है। सलमा ने सुगरा को हाथ पकड़ के उठाया था। सलार शाह की ब्लैक बड़ी सी जीप हवेली में आकर रुकी थी। समंदर खान तेरी से फ्रंट डोर खोलकर नीचे उतरा और सलार शाह के पीछे वाली सीट का डोर खोला। सलार शाह ने दरवाजे से चिपकी सहमी हुई अरबिश का बाजू दोबारा से बेदर्दी से पकड़ा और इसको अपने साथ ही बाहर की जानिब घसीट ले गया। मजबूत कदम ज़मीन पर ठहरता वो हवेली के अंदर बढ़ने लगा जहाँ ज़ोया शाह की मैयत रखी हुई थी। इस कमरे में ख़ानदान के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। चौधराइन ज़ुबैदा जहाँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। कुछ रिश्तेदार ख़वातीन ने इनको बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। आकफा अलग अपनी बहन की जवान मौत पर बिखरी जा रही थी। आंखों से तो आंसुओं ने जैसे ना रुकने की कसम खाई हुई थी। ज़ोया शाह का जो सदमा लगा तो वो तो था ही, मगर जब सलार शाह के निकाह का सुना, वो भी इस दुश्मन की बेटी बहन जिसने ज़ोया शाह को कुएं में धक्का देकर मारा था, तो दिल और तड़प उठा। सलार शाह को सामने से आता देख इस लड़की के साथ तो आकफा ने तो मुँह ही फेर लिया। करना तो यही चाहिए था कि इसको, इसके ख़ानदान को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दे, मगर क्या किया? निकाह करके इसको हवेली में ले आए। सलार शाह ने अरबिश को ज़ोर से ज़ोया शाह की कफन में लिपटी लाश के पास धक्का दिया। अरबिश सीधी इसके चेहरे के पास गिरी। इसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि नज़र उठा के किसी को देख ही लेती। ज़ुबैदा जहाँ का खून खौल उठा, वो मज़ीद बफर सी गई। अली शाह भी थोड़ा आ गया। इसको भी सलार शाह की इस हरकत की बिल्कुल समझ नहीं आए। इसने सर को झुकाए सहमी कपकपाती से अरबिश को देखा। दफ़ा कर दे इसको मेरे सामने से सलार शाह, वरना ऐसा न हो कि इस हवेली से एक नहीं दो मैयतें उठे। ज़ुबैदा जहाँ ने अपनी रिश्तेदार ख़वातीन को धकेला, एक ज़ोरदार हाथ अरबिश के नातवा शाने पर मारा कि वो बेचारी कमज़ोर से पीछे की जानिब गिरी थी। सलार लाला, आपने अच्छा नहीं किया। हम तो वैसे ही बहुत गम में हैं, दिल ज़ख्म है जो शायद ही कभी भरे। इस पर आपने इस लड़की से निकाह करके हमें मज़ीद ज़ख्मी कर दिया। आकफा ने ज़ख्मी मगर शिकायती नज़रों से सलार शाह को देखा। शाह लाला, ये सब क्या है? क्यों किया आपने ऐसा? अली शाह आकफा के पास और सलार शाह को सवालिया नज़रों से देखने लगा। ज़ोया शाह का खून इसकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ समझे इसकी मौत को घाट के उतार दिया गया। इसका दर्द, इसकी तकलीफ़, इसकी चीखें इस हवेली की एक एक ईंट से सुनाई दे रही है मुझे। जितनी अजियत भरी मौत इसको दी गई है, इसका कफ़ारा भी ये लड़की अपनी आखिरी सांस तक चुकाएगी। मैं इसको मार कर एक झटके से कैसे ज़ोया शाह का बदला ले लूँ? मैं इसको वो सज़ा दूंगा, इस गांव का एक एक फ़र्द इसकी तकलीफ़ पर तड़प उठेगा। वो दर्द मिलेगा, इसका जिस्म इन्हीं रूह तक बिलबिला कर रह जाएगी। इतनी आसान मौत कैसे दे सकता हूँ मैं इसको? सलार शाह की आंखों में खून उतरा हुआ था। इसका रवा रवा बदले की इंतकाम की आग में जल रहा था, सुलग रहा था। कुछ लम्हों के लिए तो अली शाह भी अंदर तक काम के रह गया। सलार शाह इस वक्त ऐसा बफरा व शेर बना था कि अगर कोई इसके रास्ते में आए तो वो इसको चीर फाड़ कर देगा, इसके वजूद का रेशा रेशा कर देगा। ज़िंदगी क्या थी और ज़िंदगी क्या है, तेरी सही इदराक इसका अब तुझे होगा। तेरी बहन का किया जुर्म, इसका कसूर, इसकी ये गलती, इसकी सज़ा तू भुगतेगी। सलार शाह ने अपनी चौड़ी मजबूत हथेली में अरबिश के बालों को बुरी तरह जकड़ के अपने मुकाबिल खड़ा किया। और जब तक तू अपनी इस बेगैरत कमज़ाद बहन का पता नहीं बता देती, इस वक्त तक तुझ पर हर सुकून हराम हो जाएगा। तेरी ये आती जाती सांसें तुझ पर भारी पड़ जाएंगी। सलार शाह ने इतनी बुरी तरह इसको धक्का दिया कि आयरन के सोफ़े से टकराती हुई वो नीचे गिरी थी। आयरन के सोफ़े का कोना इसकी पेशानी पर लगा जहाँ से खून का फवारा फूट पड़ा था। मगर किसी को क्या परवाह, वो लोग तो शाह लोग थे। और फिर अरबिश कसास में ही तो आई थी। यहाँ पर कौन इससे तरस खाएगा, कौन हमदर्दी करेगा? यहाँ तक कि हवेली के नौकरों की भी मजाल नहीं कि इसके दिल में अरबिश के लिए मामूली सी भी हमदर्दी पैदा हो। सब दूर खड़े तमाशे देख रहे थे। रहमत लेकर जाओ। अली शाह ने इशारे से अरबिश की जानिब देख कर कहा। ज़ोया शाह की सफ़ेद कफन में लिपटी लाश रखी थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द ज़ोया शाह की तदफीन हो जाए। वो बेचारी तो वैसे बहुत अजियत में मरी थी, मज़ीद इसको रख के इसकी रूह को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। रहमत तेरी से आगे बढ़ी और उधम सी अधमरी सी अरबिश को आराम से उठाकर अपने क्वार्टर में ले गई। ज़ोया शाह के जनाजे को उठाया गया, को हराम समझ गया। मेरी बच्ची, मेरी शहज़ादी, मत लेकर जाओ मेरी परी को। जो भी है जैसी भी थी, मगर ज़ुबैदा जहाँ थी तो एक माँ। ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर से इनका दिल निकाला जा रहा हो, इनका कलेजा कोई नोच के ले जा रहा है। मगर दिल को मजबूत करके बहुत सा हौसला मजतमा करके अली शाह, सलार शाह और आलम शाह ने इसका जनाजा उठाया था। ज़िंदगी में पहली बार आलम शाह का दिल तड़पा होगा, आंखों में आंसू आए होंगे। जिस चहीती लाडली शहजादियों के आन बान रखने वाली बेटी को सुरख जोड़े में इनकी डोली में बैठा के
इसके ससुराल रुखसत करने के ख्वाब देखे थे, आज वो इसी बेटी को सफ़ेद कफन में पहना के चारों कंधों पर उठाए कब्रिस्तान ले जा रहे थे, जहाँ से वो कभी नहीं आएगी। आलम शाह के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे, रेज़ा रेज़ा हो गए थे। ज़ोया शाह की मौत अभी नहीं आई थी, इसको अभी नहीं मरना था। अभी तो बहुत छोटी थी, ज़िंदगी की कोई रानाई खुशी इसने नहीं देखी थी। लेकिन ये जिसकी भी वजह से हुआ, वो जो भी ज़ोया शाह की मौत का जिम्मेदार है, वो इसको बख्शेंगे नहीं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। चाहते तो वो यही थे कि जिस तरह ज़ोया शाह को कुएं में धक्का देकर मारा गया, बिल्कुल इसी तरह वो इस लड़की को भी मार दे, इस गहरे कुएं में फेंक दे। लेकिन सलार शाह ने इस लड़की से निकाह करके सारा काम ख़राब कर दिया था। सलार शाह के इस निकाह करने के पीछे क्या मकसद है वो नहीं जानते, वो क्या सोच रहा है, इसको इनको कुछ इल्म नहीं। जानते थे तो सिर्फ इतना कि वो दुश्मन को घर ले आया आलम शाह की आंख, और इस दुश्मन को देख देख कर इनका खून किस कदर खोलेगा, इनका अंदाज़ा सलार शाह नहीं लगा सकता। आलम शाह की आंखों से चंद मोती टूटे और ज़ोया शाह की कब्र में जज़ब होते चले गए। यही अगर आलम शाह पहले थोड़ा सा ज़हन लड़ा लेता ना, अपनी बेटी को ना इतनी वो देता, छूट देता। अपनी बेटी की बेड़ियों में बट्टे डालने वाला यही आलम शाह ही है। सुगरा बस कर दे, मत रो, इतना मर जाएगी। सलमा ने रोते हुए समझाया। जिस घर पर क़यामत टूटी थी, हर शख्स दुखी और गमज़दा था, मगर मजबूर थे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। सुगरा को दिलासा देना, इससे हमदर्दी जताना, सबका मतलब हवेली के शाहों के खिलाफ जाना था। सभी अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। सलमा और समीना भी बहुत छुप कर एहतियात से सुगरा के घर पर आई थी। पुरानी मोहल्लेदारी के अलावा सलमा और सुगरा आपस में गहरी सहेलियाँ भी थी। कैसे चुप हो जाओ सलमा, मेरे दिल में झांक कर देख, आग लगी हुई, मेरा कलेला छलनी हो रहा, मेरे दिल के टुकड़े मुझसे बिछड़ गए। एक बेटी को बचाने के चक्कर में अपनी दूसरी सीधी सादी बेटी को आग में धकेल दिया। वो अरबिश को मार देते, कुएं में फेंक देते, कुछ भी करते, मगर मेरे सामने करते। मैं खुद खुशी खुशी इसको मना मट्टी तले दफना देती और उफ तक ना करती। मगर जो मौत, जो सज़ा, लम्हा लम्हा की अज़ियत अब इसको मिलेगी, मेरा दिल फटा जा रहा है। वो मेरे सामने मर जाती, मेरी नज़रों के सामने कब्र की गहराइयों में उतर जाती, तो मुझे सब्र आ जाता, सुकून मिल जाता मेरे दिल को। मगर अब एक एक पल में मरेगी वो और दूजे पल जिएगी, ऐसी सज़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सुगरा की हिचकियाँ बंद की। चारपाई पे बैठा बूढ़ा ज़ईफ़ बाप नूरदीन मज़ीद निढाल और ज़ईफ़ लग रहा था। समीना ने दुख से इस बाप को देखा जो अपनी बेटी को किस कदर चाहता था। सलार शाह बहुत ज़ालिम है सलमा, मुझे पता है वो अरबिश पर कहर बनकर टूटेगा, जुल्म की आखिरी इंतहा तक जुल्म करेगा। वो ना अरबिश को मरने देगा और ना जीने, इसकी सांसें, इसकी ज़िंदगी इस पर हराम कर देगा। कसास में जाने वाली लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। इनकी हवेली की नौकरानियों के साथ तो लम्हे भर की फिर भी रायत बदली जाएगी, मगर कसास में जाने वाली लड़कियों को गुलाम से भी बदतर सज़ा दी जाती है। या अल्लाह, कैसे लाऊं मैं वापस अपने जिगर गोशों को, अपनी चहीती चिड़ियों को अपने आंगन में वापस? किसकी नज़र लग गई? आंसू थे के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़मीन पर जुल्म करने वाले भूल गए खाला कि हम सब का बादशाह रब साईं ऊपर 7 आसमानों में बैठा है, जो सब देख रहा है, सब जानता है। इसके कहर से, इसके अजाब से कोई बच नहीं सकता। कोई तो इस ज़मीन पर ज़रूर पैदा किया होगा रब साईं ने, जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। समीना ने सुगरा को अपने गले से लगा लिया। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, इसका रोना तड़पना देखा नहीं जा रहा था। हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया था। बस चुप कर जा और रब साईं पर भरोसा रख, ये ले पानी पी। सलमा मटके से पानी के गिलास भर के ले आई। नहीं पी सकती, कुछ भी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। एक माँ से इसकी औलाद छीन ली गई है, इस पर ज़िंदगी का हर सुख सुकून, खाना पीना हराम है। सुगरा ने वो पानी का गिलास परे धकेल दिया। सलमा इसका दुख, इसका गम अच्छी तरह समझती थी, बल्कि अपने अंदर महसूस कर रही थी। बस कर दे सुगरा, मत रो, समझ ले रब सोने ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा ही नहीं था। बहुत देर बाद नूरदीन ने कहा, और किस दिल से कहा, ये वही जानता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकज़ात। तू बोल सकता है नूरदीन, क्योंकि तू बाप है, मगर मैं माँ हूँ जिसने 9 महीने तक अपने अंदर अपनी कोख में रख के इन्हें जन्म दिया, अपना दूध, अपना खून पिलाकर इन्हें बड़ा किया, अपनी नज़रों के सामने इन्हें बढ़ते हुए देखा, उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, इनका हर तरह ख्याल रखा, मामूली सा कांटा भी लगने नहीं दिया। वो मेरे जिगर गोशे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा सुख, चैन, सुकून थी। वो मेरी आंख का तारा, मेरी राज दुलारियाँ, मेरी बुलबुल थी। और तू इतनी आसानी से कह रहा मैं बेऔलाद थी? बहुत अच्छा बोला तूने नूरदीन। सुगरा ने चुपती मगर शिकायती नज़रों से इसको देखा। खाला ऐसा तो ना बोल, काका भी जान देता था अरबिश और अनशरा पर। समीना झट से बोली, मगर नूरदीन को बुरा कतई नहीं लगा। वो समझ सकता था इसका दर्द, मगर अब क्या किया जा सकता था। खाला, जो होना था हो चुका। जानती हूँ अरबिश का दुख बहुत बड़ा दुख है, जो भुलाया नहीं भुलाया जाए, मगर नशरा का सोच, तू एक काम कर, शहर चली जा। सुगरा तेरी से समीना से पीछे हटी। अनशरा को मैंने अपने रब सोने के हवाले कर दिया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वही करेगा, वही मेरी अनशरा को हर गम हर दुख से बचाएगा, कदम कदम पर इसका साथ देगा। यहाँ मेरी लाश है, मैं अपनी अरबिश को यहाँ वापस लाऊंगी, हवेली की दोज़ख से रहाई दिलाऊंगी। वो अजीब बहकी बहकी बातें करने लगी। समीना और सलमा ने एक दूसरे को देखा और नूरदीन को जवाब बाहर की जानिब जा रहा था। इसके झुके हुए कंधे, हारे हुए कदम, ऊँची लुटी पुटी हालत ने जहाँ से रवा खींच लिया हो। दिल अंदर से काम कर रह गया। राइब यार, एक बार फिर सोच लो, हम ये ठीक तो कर रहे हैं ना? 1000 का पूछा गया सवाल दाइम ने फिर से कर रहा था। इसके दिल का डर खदशा किसी तौर ख़त्म नहीं हो रहा था। हद है, मंजिल तक पहुंच गए, मगर डर और खौफ के साए में किसी तौर कम नहीं हो रहे। तुमसे अच्छी तो अनाबियत, डर का मामूली सा भी शायबत तक नहीं चेहरे पर। राइब मलिक ने अपने बराबर में बैठे दाइम को घूरा।
वो इसलिए राइब मलिक क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ। प्यार भी किया तो देख लो, एक ज़माने से टक्कर लेकर अपनी मोहब्बत को पाने चली हूँ। घर पर मेरी बारात बैठी और मैं यानी दुल्हन यहाँ कोर्ट के सामने खड़ी है। ये होती है बहादुरी। राइब मलिक ने फ़ख्र से नाबिया को देखते हुए दाइम पर तंजिया नज़र डाली। अच्छा बस, ज़्यादा ताने तशने मारने की ज़रूरत नहीं, हो जाता कभी कभी, पहला एक्सपीरियंस है मेरा। तो शायद ये दूसरा तीसरा घर से भागने का एक्सपीरियंस है, बल्कि यूँ कहना चाहिए घर से भागने का शौक़ है मुझे। नाबिया ने नहायत घूर के दाइम को देखा, जिस पर जहाँ राइब मलिक होने से हंसती है वहीं दाइम सर झुका के नीचे सर की मुस्कुरा दिया। अब बाहर भी निकलना है, यहीं किसी के आने का इंतज़ार करना है। नाबिया अपना भारी भरकम शरारा संभालती नीचे उतरी। मैं दुबई से यहाँ अर्जेंट सिर्फ तुम दोनों के लिए आई, सिर्फ तेरी हिम्मत बंधाने, मगर तुझे देख के लग रहा है शायद गलती कर दी। जो कॉन्फिडेंट तेरे चेहरे पर होना चाहिए वो नाबिया के चेहरे पर है। तुझे पता है अभी तक मामा जान को भी मैंने अपने यहाँ आने की इत्तला नहीं दी। मैंने कसम से दिल तो शिद्दत से करे एक किक लगा कर तुझे अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दूँ, मगर क्या करूँ, बरसों की दोस्ती आड़े आ गई। राइब दिल तो मेरा भी चाह रहा, मगर दिल ना दान ना क्या करे, मरता है इस पर। नाबिया ने दाइम की साइड का डोर खोला ताकि वो बाहर निकले। राइब मलिक बाहर निकल चुका था, गाड़ी को लॉक करने लगा। सुना लो, खूब दिल भर के सुना लो, मगर मैं भी पठान हूँ और ये पठान को जोश नहीं मारता। नाबिया ने अपना हनाई हाथ आगे बढ़ाया। मगर जो भी है, जैसा भी है तो मेरी मोहब्बत। नाबिया ने खूबसूरत चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट रंग गई थी। दाइम ने इसका हनाई हाथ थाम लिया, वो इसकी मोहब्बत का ही तो दीवाना था। आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। राइब मलिक ने दोनों को देखा। चले, वैसे एक बात माननी पड़ेगी पठान खान। वो क्या? दाइम ने राइब मलिक को देखा। तुमने अपने कबीले वालों के नाम को पानी में डुबो दिया। राइब मलिक का इशारा दाइम ने समझा नहीं, मगर इसकी आंखों के इशारे पर दाइम ने अपना हाथ देखा जो नाबिया के हनाई हाथों में मुकीद था। राइब मलिक की बात का मतलब वो अब समझा था, तो इसने अपने दूसरे हाथ से नाबिया का हनाई हाथ अपने हाथ से हटाया। नाबिया ने इसकी कार्रवाई ना समझी कि कैफियत में देखिए दाइम ने इसका हनाई हाथ अपनी चौड़ी हथेली में कैद कर लिया। शाबाश मेरे पुत्र पठान। राइब मलिक ने इसके शाने पर हाथ रखा। वह तीनों हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी कोर्ट में दाखिल हो रहे थे कि एक लड़की पीछे से भागती हुई राइब मलिक के कसरती बाजू का हिस्सा बनी थी। राइब मलिक ने इस लड़की को देखा। मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तीनों की नज़र सामने से आती इन चार आदमियों की जानिब थी, जो अपनी शक्ल सूरत और हुलिये से और बाश बदमाश किस्म के लग रहे थे। वो भागते हुए नशरा और राइब मलिक के कुछ फासले पर आ रुके थे। अच्छा, नशरा मतलब राइब मलिक, नशरा दे हीरो दी एंट्री हो गई थे। ये मेरी शौहर है, बकवास करो जो करनी है, मगर मुझे एक हाथ भी लगाया ना तो ये तुम लोगों के छेड़ फाड़ के रख देंगे। नशरा ने मजबूती से राइब मलिक का बाजू थाम लिया। राइब मलिक के साथ साथ दाइम और नाबिया ने भी नशरा की इस दीदार दलेरी को बगौर से देखा था। क्या? इससे पहले कि दाइम कुछ कहता, राइब मलिक ने हाथ के इशारे से आगे कुछ बोलने से रोक दिया। सुने जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? राइब मलिक ने एक लंबा सांस खींचकर अपना बाजू नशरा के नाजुक शाने पर दराज कर दिया। ठीक कहती है, लड़की मेरी बीवी और तुम लोगों का एहसान है जिसको मेरे पास लिया है। हम जानते तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में कि सीधे शराफत से इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। एक मोटा फरबा जिस्म का आदमी आगे बढ़ा। और अगर ना करूँ तो हमें भी अपना काम बखूबी करना आता है। पकड़ो लड़की को। इससे पहले कि वो लोग नशरा की जाने पड़ते, राइब मलिक ने अपनी चौड़ी हथेली का मजबूत मुक्का बनाकर इसके मुंह पर जो मारा, वो सीधा पीछे ज़मीन पर गिरा और मुंह नाक फट चुका था, खून फवारे की तरह उबल पड़ा था। बाकी जो लोग खड़े थे वो अपनी शादी की ऐसी हालत देख वापस पलट कर तेरी से भागे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नशरा तेरी से राइब मलिक से अलग हुई। नशरा को राइब मलिक का अपने शाने पर हाथ रखना बुरा नागवार तो लगा, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बात जान से ज़्यादा इज्जत और आबरू पर बन आई थी। अरे अभी मत जाना, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और फिर इन लोगों को शक भी होगा कि तुम झूठ बोली हो। अच्छा, नशरा शशोपन में पड़ गई। मगर वो लोग तो इस तरफ के हैं ना, मैं इस तरफ से चली जाती हूँ, वो लोग यहाँ नहीं होंगे। नशरा के दिल में एक डर सा भी बैठ गया। ये तुम कैसे कह सकते हो वो लोग इस तरफ नहीं होंगे? वो लोग चार हैं, हो सकता है चारों तरफ फैल गए। दाइम ने राइब मलिक को एक टोका मारा। राइब मलिक ने दाइम की जानिब देखा। दाइम ने इशारे से पूछा, क्या हो गया? चुप। राइब मलिक ने आंख के इशारे से इसको चुप करवाया। नाबिया ने दाइम से पूछा तो इसने दोनों कंधे उचका के लाइल्मी का इजहार कर दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि राइब मलिक क्या सोच रहा है, इस लड़की से क्या चाह रहा है, जाने क्यों इसको हरासा करा। नशरा के चेहरे पर फिक्रमंदी और खौफ के साए वाज़ेह महसूस किए जा सकते थे। अब मैं क्या करूँ? वो ज़ेर लब बोली, मगर राइब मलिक की तेज़ समात से इसकी बड़बड़ाहट महफूज नहीं रह सकी। एक काम करो, फ़िलहाल मेरे साथ अंदर चलो। आपके साथ? वो घबराहट का शिकार होने लगी। अरे घबराओ नहीं, देखो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं, चलो आओ। नाबिया ने राइब मलिक को घूरते हुए नशरा का हाथ थामा। जितनी जल्दी वो चाह रही थी निकाह हो जाए, इतनी देर हो रही थी। एक से बढ़कर एक मुसीबत खड़ी हो रही थी। इतनी मुश्किल से वो अपने अरूसी जोड़े में घर से भागी कोर्ट पहुंची तो ये नया खड़ाक। नाबिया के हमरा नशरा अंदर दाखिल हुई। खैरियत तो है, ये मामला क्या है? दाइम ने शौकी से पूछा। राइब मलिक की नज़रों में पसंदीदगी का रंग तो वो देख ही चुका था, अभी समझ में आ जाएगा, आगे आगे देखते जाओ। राइब मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। पेपर्स तैयार थे जिस पर दाइम और नाबिया को दस्तखत करने थे। 15 मिनट की कार्रवाई में वो दोनों शादी के मुकद्दस बंधन में बंध चुके थे। सर, एक और मैरिज पेपर तैयार कीजिए। राइब, दाइम ने शॉक की कैफियत में इसको देखा। नाबिया की भी यही हालत है। राइब मलिक ने उंगली के इशारे से चुप करवा दिया। तुम्हें दस्तखत करने आते हैं? राइब ने खामोश बैठी नशरा से पूछा। जी आते हैं। ठीक है, पेपर्स तैयार हो गए। जी,
प्लीज़ आपको अपने दफ्तर में एक और कोर्ट मैरिज करवानी होगी। नो प्रॉब्लम, हमारा तो यही काम है, लीजिए यहाँ अपने और इस खाने में लड़की के दस्तखत करा लीजिए। ऑफिसर ने मैरिज पेपर्स पर राइब मलिक की जानिब बढ़ाए, जिसने मुस्कुराते हुए थाम लिए थे और पेन से अपने नाम के दस्तखत करने के बाद नशरा को पेन थमा और पेपर जिसके आगे कर दिए। यहाँ अपने दस्तखत करो। मगर क्यों, किस लिए? नशरा ने मासूमियत से पूछा। पहली बार शहर आई थी, यहाँ के तौर तरीके रहन सहन कुछ नहीं जानती थी। वो इसलिए कि इनके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। राइब मलिक ने इसकी गुलाबी आंखों में झांका। चाहे तो आजमा लेना। और फिर नशरा ने इन पेपर्स पर अपने नाम के दस्तखत कर दिए। वो नशरा राइब चंद ही लम्हों में बन चुकी थी गुड गर्ल। राइब मलिक ने वो मैरिज पेपर अपने पास महफूज कर लिया। नशरा को नरम नज़रों से देखता हुआ दाइम की जानिब बढ़ा। दाइम और नाबे ने पहले होंको इसे होंको की तरह देख रहे थे। दाइम ने दांत फेंचते हुए इसका कसरती बाजू पकड़ा और एक साइड में ले आया। नाबे भी इसके पीछे चली गई। ये क्या हरकत है? तुम जानते हो इस लड़की को कौन है, कहाँ से आई है, वो आदमी इसके पीछे क्यों पड़े थे, इसका माजी वगैरह? इसी तरह ऐसे किसी लड़की से तुम निकाह कैसे कर सकते हो? गलत तो सही है ना मान मैं तेरा मेहमाना को जानना पहचाना तो सीधा निकाह ही कर लेता मुंडे ने। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये नहीं हम इसके निकाह में शामिल होने आए। नाबे को भी राइब की निराली मन तक कुछ समझ में ना आई। राइब मलिक इन दोनों को देखकर धीरे से हंसी और एक नज़र पीछे पलट कर देखा। नशरा अभी भी खामोश परेशान सी बैठी थी। इसकी नज़र राइब मलिक पर ही थी। राइब मलिक ने इस मैदे जैसी रंगत वाली लड़की को प्यार भरी नज़रों से देखा और इस मुस्कुराहट इस पर डालता दाइम को देखने लगा। मामा जान ने मेरे लिए अपनी भांजी को पसंद किया, जिसे मैंने अभी तक फेस टू फेस नहीं देखा, मगर फेसबुक पर जब इसकी आईडी देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया वो किस मजाज की लड़की है। और कम से कम मुझे तो इस तरह की लड़कियाँ कतई पसंद नहीं है। मतलब ये बात तूने हमें पहले तो नहीं बताई। यार मैं मामा जान को जानता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पाकिस्तान इसीलिए बुलाया कि ताकि मैं इनकी भांजी से शादी कर लूँ। हाँ तो इन सब में इस लड़की से निकाह का क्या ताल्लुक़ है? दाइम ने तंग तेवरों से पूछा। होना पठान, अक्ल तो कभी इस्तेमाल नहीं करना। राइब ये अक्ल ही नहीं दिल भी इस्तेमाल नहीं करता है। नाबे ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या करता वर्ता इस्तेमाल कर रही हो तुम? शौहर हो तुम्हारा, आप से बात करना सीखो मुझसे। अल्लाह, दाइम ने तब कर कहा। दाइम तेन मैंने लागदा नहीं है तेरे नसीब ची इज़्ज़त मिलना लिखिया। नाबिया तेन इज़्ज़त दे ही ना देवे। चलो जी, खान साहब को जोश आ गया। राइब मलिक ने दाइम के चौड़े शाने पर हाथ मारा। मैं तो पहले कहती थी ये खान साहब बहुत मिनमना है। नाबे ने फिर फुलझड़ी छोड़ी। दाइम ने गुस्से से देखा। सॉरी। नाबे ने जल्दी से अपने कानों पर हाथ रख लिए। हाँ तो अब बता, इस लड़की से जान निकाह का ख्याल क्यों कर आ गया? वो बात की खाल निकाल कर ही छोड़ेगा। यार सिंपल, मैं मामा जान की भांजी से शादी किसी तोड़ नहीं करूँगा, हाथ छाड़ते हुए कहा। हाँ तो मना कर देते, साफ इनकार कर देते, मगर इस लड़की से निकाह का जवाब क्या पैदा होता है? इसका जवाब अभी तक नहीं दे रहा। वैसे राइट, वाकई हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी एक साथ पढ़ा है। मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा किसी तरह लड़की की तरफ नज़र उठा के भी देखा हूँ, मगर राह में मिली इस लड़की में ऐसा क्या देख लेके अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया, कदम उठा लिया? ना भी जानना चाहती थी, क्योंकि मामा जान की भांजी से छुटकारा पाने के लिए तो कुछ सोच सकता है, कोई भी बहाना बना सकता है। मास्टरमाइंड है, आसान है तेरे लिए किसी भी मसले का हल निकालना। ये भी ठीक कह रहा तो, मगर सच बताऊँ कुछ तो बात इस लड़की में जो मैंने बिना सोचे समझे फैसला लिया, ये स्टेप उठाया। दो लफ्ज़ों में सिर्फ ये कहानी है कि ये लड़की बहुत मासूम है। राइब मलिक के चेहरे पर कोसकज़ा के मोहब्बत के झिलमिलाते रंग इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। जी हाँ मोहतरमा, इतनी मासूम है, अपने मैरिज पेपर्स पर साइन करिए, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अपने जुमला हकूक़ किसके नाम करवा चुकी हैं। नाबे ने शरारत से कहा। इसको नहीं पता, मगर तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जुमला हकूक़ मेरे नाम महफूज हो चुके हैं, मगर देखो कैसे पटर पटर ज़ुबान चल रही है। दाइम ने इसकी चलती बकपक पर तंज किया। ओए होए, खान साहब तो वाकई शोहर बन गए। ओए हो मैं लगता राइब मलिक थे नाबी दोनों ने रल के ना खान साहब की मिट्टी पलीद करनी। राइब मलिक ने शौकी से छेड़ा था। ज़रा बकवास मत कर। दाइम खफीफ सा होकर आ गया। नाबे की ज़ोरदार हंसी फूटी पड़ी, बल्कि ऊंचा कहकर जो दाइम के कानों में चुभा था। सख्त बुरी लगती है मुझे इस तरह लड़कियां मुंह फाड़ कर हंसते हुए। हमारे ख़ानदान में औरतें इस तरह कह के नहीं लगाती। दाइम ने नागवार नज़रों से नाबिया को देखा। या अल्लाह रहम, नाबिया तुम्हारी ज़िंदगी की डोर अब खान साहब के हाथ आ गई है। मैं भी तो यही चाहती थी कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दाइम का नाम कर दूँ। नाबिया ने चाहत भरी नज़रों से दाइम को देखा। मेरे दिल में इसके लिए कितनी मोहब्बत है दाइम को, इसका अंदाज़ा भी नहीं। इश्क करती हूँ मैं दाइम से। राइब मलिक ने खनकारा। मेरा ख्याल है अभी एक बहुत बड़ा मार का सर करना बाकी है। नाबे की बीबी जान, फिर दोनों अपनी अपनी मोहब्बत का यकीन बेडरूम में दिलाते रहना। या तो ठीक कहता चले, मगर जो कारनामा तुम्हें अभी सर अंजाम दिया, इसका भी कोई हल है? दाइम ने रुक कर पूछा। हाँ क्यों नहीं, नशरा मेरी बीवी और मैं इसका शौहर, तो मैं इसको फ़िलहाल अपने साथ अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा। मामा जान को आराम से सब कुछ बताऊँगा। मसले का लम्हों में इसने निकाल लिया था। और तुझे लगता है ये सब इतना आसान है? तो इसमें मुश्किल क्या है मेरी जान? और अगर मामा जान नहीं मानी, फ़र्ज़ कर लो अगर ना मानी, फिर क्या करेगा? दाइम को ये सब जैसे मजाक ही लग रहा था। 2-3 बेबी हो जाए जब तो मानेगी ना मामा जान। राइब मलिक ने शरारत से पुर लहजे में लबो लहजे में आँख दबाते हुए कहा था। बहुत ही खबीस रूह है तू। दाइम ने झेमते हुए कहा तो नाबे की हंसी का फवारा फिर फूट पड़ा। दाइम को इस तरह झेमते देख दाइम ने एक बार फिर इसको घूरा तो इसने तेजी से अपने लबों पर हाथ रख लिया और इसकी हरकतों पर राइब मलिक अपनी हंसी नहीं रोक सका था।
अनाबे तो तेज़ी से पलट की, मुबादा फिर से वो ना हंसते। अरे ये कहाँ गई? नशरा अपनी चेयर से गायब थी और इधर वो ना राइब मलिक दे ना खुश फहमी रट के और उड़ गया। शेख चिल्ली वगैरह कह रही थी मैं आ कर लाँगा, मैं वो कर लाँगा। उन पहले नशरा तो लाबला चल लो, तेरे मुस्तकबिल के 2-3 बेबी की मामा फ़रार हो गई। दाइम ने बेसाख्ता कर राइब मलिक ने दाइम को घूरा, इसके अनाबी लबों से हंसी गायब हो गई। आंखों में फिक्रमंदी के साए लहलाने लगे। तुसी भी तो पूरे मजाकरात ही करन खलोगे, पीछे कुड़ी ने भी नज़र मार लेंदे। अपनी गल्लां में जो मगन सी के वो भी इतनी ध्यान ही नहीं गया उधर। यही होगी है, ढूंढो यार। अब राइब मलिक तेरी से बाहर निकला, मतलाशी नज़रें इधर उधर से घूम कर मायूस पलट कर वापस आ जाती। कहाँ चली गई बेवकूफ़ लड़की? इसने अपनी मजबूत लंबी चौड़ी उंगलियां आगे के बालों में फेरी और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगा। दाइम भी आगे तक ढूंढ आया था मगर नशरा का कहीं कोई पता नहीं चला। वो तो जैसे इस तरह इस रोए ज़मीन से गायब होगी जिस तरह दिन में आसमान से तारे। बहुत अच्छा बदला ले रहा तू हमसे। मेरी और नाबे की आज शादी हुई, हमें इस वक्त अपने बेडरूम में होना चाहिए और तू हमें यूँ सड़कों पर नचा रहा है। तंज़ो मज़ाक का तीर चलाया था दाइम ने। ए अल्लाह, तेरी कल्ला ब्याह है, राइब दा ब्याह नहीं हुआ? राइब मलिक ने सुलगती नज़रों से देखा और अपने बेडरूम में जाने से पहले बीबी जान से जान बख्शी करानी ज़रूरी है। तब कर कहते हुए राइब मलिक ने एक बार फिर से कदम आगे बढ़ाकर इधर उधर देखा। बहुत अच्छा सिला मिल रहा दोस्ती का, खूब हक अदा किया जा रहा है। ना कि मुझे हौसला दे, मेरी हिम्मत बता, मगर लगता है डरा डरा के मैं ही मार देगा। कोई और वक्त होता तो दाइम खूब इंजॉय भी करता, मगर इसने अपने और नाबे के ख़ानदान वालों से टक्कर देकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। अपने ख़ानदान से तो वो फिर भी निपट लेता, मगर असल मसला नाबे की बीबी जान का था। इनके सामना कैसे करेगा? दाइम ने पीछे पलट कर देखा। नाबे के चेहरे और लबों पर मुसलसल मुस्कुराहट थी। तुम्हारे बड़े दांत निकले, वाकई बड़ी ही ढीठ हो। एक तो ब्लैकमेल करके मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली, ऊपर से इस राइब के बच्चे ने अपनी कहानी शुरू कर दी। दाइम खान, मैंने भी किस पर दिल हार दिया? नाबी आगे बड़ी आंखों में मोहब्बतों का ठाठे मारता समंदर ली और इसे एक इंच भर के फासले पर आ रुकी। अपनी अंगश्त शहादत मोड़ के इसकी पेशानी पर बजाती आगे निकल गई, मगर ये क्या, इसका एक और कदम आगे न बढ़ सका। इसने पीछे पलट कर अपना हाथ देखा जो दाइम की हथेली में कैद था। फिर इसने दाइम का चेहरा देखा। पछता रही हो? दाइम ने इसके सुंदर चेहरा देखा था। अनाबिया होले से मुस्कुरा दी और सर को नफ़ी में इधर उधर हिलाती अपनी दूसरी सहेली भी दाइम के आगे हाथ पर रख दी। मैं तो डंके की चोट पर अलान कहती कि मैं तुमसे इश्क करती हूँ, तुम अपनी कहो। ये कहना सुनना अपने बेडरूम में। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलो, नशा यहाँ कहीं नहीं आया, हमें आगे तक जाकर ढूंढना पड़ेगा। राइब मलिक तेरी से और गाड़ी में बैठ चुका था। दाइम और नाबे दोनों ने इसको देखा। तुम ना पक्के दुश्मन हो मेरी मोहब्बत की। दाइम किरारे मोहब्बत करने वाला था, जितना मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ, इतना ही लेट हो रहा है। नाबे मुँह फैलाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। यार सॉरी, मगर क्या ना, नशा को ढूंढना भी ज़रूरी है। राइब मलिक ने बैक मिरर से नाबे का फूला हुआ चेहरा देखा। वैसे बाय द वे एक बात तो बताओ, तुमने नशा को क्या कहकर निकाहनामे पर साइन करवाए थे? नाबे तो ये बात ही भूल गई थी। अपना दाइम के सिलसिला तो समझ में आता था, मगर नशा भला वो क्यों निकाहनामे पर साइन कर सकती थी? राइब मलिक ने इसको नशा के निकाहनामे पर दस्तखत करने की वजह बताई। ज़बरदस्त, वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्या अंदाज़ है निकाह करने का। दाइम ने तो बाकायदा तालियां बजानी शुरू कर दी थी। इसका मतलब मोहतरमा को परेशान ना करने, किसी का पीछा ना करने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। राइब कमाल कर दो तुम भी। नाबे को तो इसका आइडिया नहायत ही भोंडा लगा। जी, और अब वो पूरे शहर में बेफिक्र होकर दनदनाती फिरी होगी। बस बकवास ही किए जाओ, ये सब तुम लोगों की वजह से बातों में लगा लिया और वो चली गई। पहले तुम लोगों को बीबी जान के पास छोड़ता हूँ, फिर ढूंढूंगा तसल्ली से, वरना इसी तरह बकबक करते रहोगे तुम दोनों। इसने तेरी से स्टेयरिंग घुमाया था। हाँ तो भाई, मेरे किस फिलासफर ने कहा था लड़की को बचाने के लिए इससे निकाह कर लो? गाड़ी तेरी से नाबिया के बैंगलोर पर आ रुकी। दफ़ा हो जाओ। दाइम और नाबिया ने गर्दन मोड़ के देखा तो उनका घर आ चुका था। अब यार क्या करा, क्यों भरी जवानी में मुझे बेवा करेगा? दाइम के तो हाथ पैर फूल के वो फिलहाल राइब मलिक की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बेसाख्ती में जो मुंह में आया कह दिया। मगर इसी बेसाख्ती में नाबिया का हंसी का फवारा फूट पड़ा और इतनी टेंशन के बावजूद राइब मलिक की मुस्कुराहट उभरी। फिक्र मत कर, हम तुझे बेवा नहीं होने नहीं देंगे। दाइम की समझ में अपना ही कहा गया जुमला समझ में आया तो वो कुछ खफीफ सा हो गया। हाँ तो टेंशन में ऐसा कुछ मुँह से निकल ही जाता है। जब टेंशन में ये हालत तो जाने बीमारी में क्या करता होगा, क्यों नाबिया? राइब मलिक ने लुत्फ़अंदोज़ होते हुए रुख मोड़कर हंसती हुए नाबिया से भी राय चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, मैं हर सूरत संभाल लूँगी अपने खान साहब को। नाबे ने नहायत मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी मोहब्बत को देखा। फिलहाल तो तुम दोनों अंदर जाओ और बीबी जान को संभालो, मैं जल्दी से निकलता हूँ। यार एंड टाइम पर दगा मत दे। आई प्रॉमिस ये मार का सर हो जाए, फिर खुद तेरे साथ तेरे मुस्तकबिल की 2-3 बेबी की मामा को ढूंढूंगा। इतनी संजीदगी के बावजूद वो फुलछड़ी छोड़ने से बाज नहीं। राइब मलिक घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका था। अपनी इट्ट कुत्ते अपने ही छितरो छितरी होई जा रहे, आपस के बीच ही लड़ी मरी जा रहे, नहीं कि जाकर कोई लाभ भी लवे। ओह, बहुत देर की खामोशी के बाद बेजान की ने इत्याश पैदा किया। इन बेवकूफ़ों से मुझे कुछ ऐसे ही करने की उम्मीद थी। तुम तीनों में मुझे राय भी अक्लमंद समझदार लगता था, मगर वो भी तुम बेवकूफ़ों के झांसे में फंस गया। मोटे से अदसे के पीछे से बीबी जान ने अनाबी और दाइम को घूरा जो सामने सर को झुकाए खड़े थे, मगर इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की तुम्हें दुबई से बुलवा लेगी। हमारी इतनी निगरानी सख्ती के बावजूद हमारी आंखों में इस लड़की ने धूल झोंकी।
बीबी जान गुस्ताखी माफ़, मगर ये तो एक हकीकत है कि नाबी और दाइम एक दूसरे से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, और मोहब्बत के रंग आज हम देख रहे हैं कि घर मेहमानों से भरा पड़ा था। आज के दिन अनाबे का निकाह था और ये सब कुछ फरामोश के घर से शादी के जोड़े में भाग गई। बीबी जान, हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। इन्होंने नाबे को सख्ती से टोक दिया, जो कुछ बोलने जा रही थी एकदम से रुकी और शर्मिंदगी के मारे कातिल से भरे नैनों में पानी भरा है। किस कदर सुबह की, किस कदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मैं आज मेहमानों के सामने, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप तीनों? बीबी जान ने बारी बारी तीनों को देखा। बीबी जान, हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं, मगर आप खुद सोचिए, बिलफर्ज अगर आज नाबिया का निकाह आज आपकी पसंद के लड़के से होता था तो क्या वो खुश रहती, अपनी ज़िंदगी से मुतमिन रहती? राइब मलिक ने संजीदगी से कहा। मैं जानती हूँ कि दोनों यकीनन अपना मॉरल सपोर्ट के लिए तुम्हें लाएं। अच्छा तुम बताओ दाइम, तुम्हारे कबीले बरादरी वालों को तुम्हारी इस कोर्ट मैरिज के बारे में इल्म है? जी नहीं, दाइम ने होले से कहा और शर्मिंदगी के मारे निगाहें झुका ली। क्यों? इन्होंने पूछा। जी वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कबीले ज़ात बरादरी में गैर ख़ानदान में शादी नहीं होती। जब तुम्हारा पता चलेगा तो इस वक्त तुम क्या करोगे? बीबी जान, मैं इन्हें मना लूँगा। बीबी जान ने एक लंबा सांस खींचा और बगौर दाइम का शर्मिंदा चेहरा देखा। चलो देखते हैं। बीबी जान माफ़ कर देना, मैं दाइम के बगैर नहीं रह सकती। नाबे तेरी से चलती हुई आई बीबी जान के कदमों में बैठ गई, आंखों से ज़ारों कतार झरना बहने लगा। क्योंकि सच तो ये भी था कि वो बीबी जान के बगैर भी नहीं रह सकती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद एक वही तो थी इसका सहारा, इसका सब कुछ थी। खड़ी हो, यहाँ बैठो हमारे बराबर में। बीबी जान ने नाबे को दोनों शानों से थामा और अपने पास बिठाया। दिल तो चारा खूब नाराज़ रहूँ तुमसे, तुम्हारे बहुत मनाने से भी ना मानूँ, मगर क्या करूँ, एक इकलौती पोती हो, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। हमारे प्यार मोहब्बत को बहुत बड़ी आजमाइश में इम्तिहान में डाल दिया तुमने, मगर खैर जो होना था हो चुका। दाइम अब इस घर के दामाद है, हमारी जान के जान, तो भला ये नाराज़गी किस जुमरे में आती है? बीबी जान ने दाइम को इशारे से अपने पास पर और अपनी दूसरी साइड पर बिठाया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, किसी की भी नज़र न लगे मेरे बच्चों को। बीबी जान ने पुरशफ़क़त नज़रों से देखते हुए दोनों के सर पर हाथ फेरा और राइब, अब हम तुमसे क्या कहें, तुम्हें इन दोनों ने इतना अर्जेंट सिर्फ अपने मकसद के लिए बुलाया। जाने बच्चा कहाँ वहाँ कौन से ज़रूरी काम निपटा रहा होगा, तुम लोग की ब्लैकमेलिंग के सबब यहाँ आना पड़ा। बीबी जान ने राइब मलिक को नरमी से देखने के बाद नाबे को घूरा। नहीं बीबी जान, अर्जेंट कोई काम, ज़रूरी काम नहीं था और शायद मेरा नसीब मुझे यहाँ खींच लाया। इसकी रोशन ब्राउन कांच पे अनशा का परेशान सा चेहरा घूम गया। कुछ कहा बेटा तुमने? राइब मलिक के आखिरी जुमले की बड़बड़ाहट बीबी जान नहीं सुन नहीं पाई थी। जी, वो चौंक कर देखने लगा। कोई परेशानी है? बीबी जान की ज़ीरक निगाहों ने राइब मलिक के चेहरे की परेशानी भांप ली थी। नाबिर दाइम ने बेक वक्त राइब मलिक को देखा, वो जानते थे कि परेशानी की वजह क्या है। अरे नहीं बीबी जान, वैसे भी अब मुझे चलना चाहिए, मामा जान को भी अपने यहाँ आने की खबर देनी है। राइब मलिक खड़ा हो गया था, इसको अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। हर तरह की कोशिश करके वो नशरा को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि नशरा अब कोई आम लड़की नहीं थी। राफिया मलिक जो सोशल वर्कर के अलावा एक NGO चलाती थी, इन दिन के नाम और शोहरत के इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं, बाहर के बहुत से ममालिक में भी चर्चे थे, इनकी बहू बन चुकी थी। जी राय बेटा, मुझे बहुत अफसोस के साथ शर्मिंदगी भी हो रही है कि अब तक आपकी मामा जान आपकी आमद से बेखबर है, इसलिए तुम्हें निकलना चाहिए। बीबी जान अपने काउच से खड़ी हो गई और दस्ते शफकत इसके सर पर रखा। प्लीज़ बीबी जान, आप मुझे शर्मिंदा करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं भी ज़रा नूरी से कमरे की सफाई सुथराई करवाऊँ। जी। बीबी जान ने नूरी को आवाज़ दी तो फिर दौड़ी चली आई। जी बीबी जान। हाँ नूरी, 5 मिनट में नाबे के कमरे को साफ़ सुथरा कर दो, बहुत फैला हुआ, हमारे दामाद यहीं रहेंगे आज से। जी हुक्म बीबी जान। कल मैं बेडरूम का फर्नीचर, कलर स्कीम, कारपेट और पर्दे वगैरह चेंज करवा दूँगी। थैंक यू सो मच बीबी जान, आप बहुत अच्छी हैं। नाबे इनके गले का हार बनी। अच्छा बस, ज़्यादा मक्खन पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, बीबी जान ने हंस कर कहते हुए नाबे के हाथ पर सल्की से चप्पत लगाई। यह शुक्र, ये मार का तो सर हो गया। दाइम राइब मलिक के पास है, 100 रकत नफल पढ़ लेना अभी। राइब मलिक ने अपने तौर पर निराले अंदाज में छेड़ा। व्हाट, दिमाग ख़राब है क्या? ये जंगली बिल्ली मुझे नोच खाएगी। दाइम ने होरे से कहते हुए बीबी जान से लगी नाबे की तरफ इशारा किया। राइब मलिक की हंसी छूट गई। चल भाई, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। मैं चलता यार, मगर आज मेरी गोल्डन नाइट है। तेरे मुस्तकबिल के 2-3 बेबी की मामा को ढूंढने में इस वक्त मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। दोस्त के भेस में छुपे दुश्मन तुम जैसे ही लोग होते हैं। राइब मलिक ने घूरते हुए कदम आगे बढ़ा। दाइम ने राइब मलिक की चौड़ी पुश्त को मुस्कुराते हुए देखा था। वैसे वाकई बहुत पैड़ी की दाइम ने ते खुद गर्ज आदमी। ਉਹ बेचारे ना अपने निकाह कराने कोर्ट मैरिज कराने उत्थों बुला लिता, दुबई चो बुला लिया, तो आप अपने ही ना वैडिंग नाइट छड़ के तो उनकी बुढ़ी लब्भन वास्ते नहीं जा सकता। डंगर जिहा सेल्फिश पठान। ज़मीनों से सलारशाह थका हुआ आकर बैठा था। जो ज़मीन इसने ज़ोहर शाह के नाम पर ख़रीदी थी, सलारशाह वहाँ एक डेयरी मिल्क की फैक्ट्री बनाने का सोच रहा था। बाहर से कितने आर्किटेक्ट से मशवरा भी ले चुका था, बल्कि नक्शा भी बनवा लिया था। रहमत, हुक्म बड़ी सरकार। वो किसी बोतल के जिन की तरह झट से हाजिर हुई। जल्दी से ऑरेंज जूस ले आ। जी बड़ी सरकार। रहमत तेरी से अंदर किचन की तरफ बढ़ी। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। ज़ुबैदा जहाँ ने सलारशाह को देखा, चेहरे से थकावट के आसार साफ ज़ाहिर थे। समंदर खान ने बताया कि आजकल सलारशाह ज़ोहर शाह के नाम पर बनाने वाली फैक्ट्री के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। बस बेबे, ज़ोहर शाह का चेहरा आंखों से नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अभी अपने कमरे से निकलेगी और मेरे शाने से लग जाएगी। इसके चेहरे पर दर्द की परछाइयाँ थी।
ठीक कहते हो, आज 2 माह हो गए ज़ोया को हमसे जुदा हुए, मगर लगता है वो अभी भी हमारे बीच में ज़िंदा सलामत है। अल्लाह गारत करे इसको जिसने मेरी चहीती लाडली बेटी को मारा। मेरा रवा रवा इसको बद्दुआ देता है। दिल चाहता है कुत्तों के आगे डाल दूँ इसको, इसकी बोटियाँ नोच नोच कर खा जाएँ। जिस अजियत से मेरी ज़ोया को मारा है, इससे कहीं ज़्यादा इबरत का निशान बना दूँ मैं इस कमज़ाद को। ज़ुबैदा जहाँ की आंखें गीली हो गई थी। सालार शाह ने नहायत दुख से ज़ुबैदा जहाँ को देखा। फ़िक्र क्यों करती हैं बेबे, आपकी ख्वाहिश रद्द नहीं जाएगी, जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही होगा। सालार शाह उठकर ज़ुबैदा जहाँ के पास आ बैठा और इनको नरमी से अपने आप से लगा लिया। इसी दौरान रहमत ऑरेंज जूस का ग्लास भर कर ले आई और ऑरेंज जूस का जग भर के ले आई। ट्रे कांच के खूबसूरत टेबल पर रखती। अरे और रहमत कहाँ छुपा दी इस छोरी को, अब वक्त आ गया इसको बाहर निकालने का। बड़े साईं वो मेरे कमरे में। रहमत सालार शाह की बात समझ गई थी किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आज रात इसको खूब सजा के मेरे बेडरूम में भेज देना। ज़ुबैदा जहाँ ने सालार शाह का चेहरा चौंक कर देखा। सालार, ये तुम क्या कह रहे हो? एक गरीब नीच कम्मी कमीन की इतनी औकात नहीं वो तुम्हारे बेडरूम में है, और वो भी खूब सज धज के बुला रहे हो। अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे मुझसे कि मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगे, अब ये क्या है? ज़ुबैदा जहाँ ने सालार शाह का बाजू अपने शाने से हटाया। बेबे, मारना तो झटके से मारने की क्या ज़रूरत है, वो तो इसमें इसी दिन कर देता जब इससे निकाह किया था। मगर ज़ोया शाह का खून इतना सस्ता नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मगर जिस अजियत और दर्द तकलीफ़ से इसकी सांसें रुकी हैं, तो क्या यही कीमत इसकी? सामने वाले को ऐसी सजा दो कि वो एक लम्हे मरे तो एक लम्हे जिए। सालार शाह के चेहरे पर फिरौनियत जैसी सख्त करूर तकब्बर था। इन आंखों में जो ज्वालामुखी जल रही थी कि अगर कोई इसकी मामूली सी भी चिंगारी को महसूस करे तो जलकर भस्म हो जाए, लम्हे में खाक हो जाए। मैं समझी नहीं। ज़ुबैदा जहाँ ने इन आंखों की आग देखी थी। इस खून में एक दहकता लावा दौड़ रहा था जिसका अंदाज़ा इन्हें नहीं हुआ था। समझ जाएंगी। सालार शाह ने एक बार फिर ज़ुबैदा जहाँ को खुद से लगाया, इसकी पेशानी पर बूसा लिया और रहमत को देखने लगा जो बिल्कुल बुत की तरह साख्त जामद मौदब अंदाज में सर और निगाहों को झुकाए खड़ी थी। इस हवेली में तकरीबन कितने मुलाजिम है रहमत? साईं, कोई 15 से 20 मुलाजिम है। कोई कमरों की सफाई, कोई किचन की देखभाल, तो कोई बस। सालार शाह ने सख्ती से रहमत को हाथ के इशारे से आगे बोलने से मना कर दिया। तुमसे मुलाजमों की तादाद पूछिए, वो क्या करते, इसकी तफसील बनाने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कर दीजिए बड़े साईं। वो शर्मिंदा होगी, नज़रें मतवाते नीचे फ़र्श पर ही गड़ी हुई थी। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई सालार शाह के सामने यूँ सांस भी ले सके। ठीक है, अब यूँ कर, इस हवेली में जितने मुलाजिम हैं सबको यहाँ से फारिग कर। यहाँ सालार शाह अपनी आई थी आने लगा गंदा अंडा। अब इसने जो हरकतें करनी है ना, जो जुल्म कर देने हैं इस्लामती ने। क्या मतलब? ज़ुबैदा जहाँ को सालार शाह की एक भी बात समझ में नहीं है। वो क्या पहेलियाँ बुझवा रहा था, इसकी पहेली का एक सिरा भी हाथ में नहीं लग रहा था। अगर तुम सारे मुलाजमीन को हवेली के कामों से फारिग कर दोगे तो यहाँ के काम की देखभाल कौन करेगा? क्यों, जो लड़की के सास में इस हवेली में आई उसको आराम करने लाएंगे, शो पीस बनाने के लिए? ओह! ज़ुबैदा जहाँ के तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इनको कसास में लाएगी इस लड़की को क्या सज़ा देनी चाहिए। मगर सालार शाह ने बहुत बेहतरीन सज़ा चुनी थी इस कमसाद के लिए। मगर फिर भी एक बात खटक रही थी इनके दिल में, वो ये कि इस लड़की को आज रात दुल्हन के रूप में क्यों बुलवा रहा था सालार शाह अपने बेडरूम में? अपनी ज़िंदगी में क्या हैसियत देना चाहता था सालार शाह? अगर इस लड़की को इस हवेली में ये औकात देनी तो फिर अपने बेडरूम में बुलाने का क्या मकसद है? बिलाकर वो दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आई। बेबे, मैंने पहले भी आपसे कहा ज़ोया शाह का खून इतना सस्ता नहीं है कि कसास में आई इस लड़की के जिस्म को नहीं, रूह को तक को तड़पा दूंगा। इसका रवा रवा कांपेगा, इसकी रोम रोम अपने आप को बद्दुआ देगा। वो हालत कर दूंगा कि न मरने में रहेगी न जीने में। सिसकती ज़िंदगी और मौत से भी बदतर मौत दूंगा, मगर इतनी आसानी से मौत भी मैसर नहीं आएगी। मेरे जुल्म करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस भड़कती आंखों में गुस्सा था, जलाल था, नफरत की चिंगारियाँ थी, जिसमें अरबिश को जलना था, सुलगना था, तड़पना था, पल पल दर्द से चीखना था, बिलक बिलक कर फरियाद की भीख मांगना थी। मगर मुकाबिल भी सालार शाह जैसा जालिम और जाबिर शख्स था जिसके आगे फ़िरौन की फ़िरौनियत भी ख़त्म थी। रहम करना, हमदर्दी करना, ज़ख़म पर मरहम लगाना इसकी सरशत में नहीं था। ये सब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। ये लो। पलंग पर सुकड़ी सिमटी डरी सहमी अपनी ज़िंदगी से मायूस आने वाले कल से नाला अरबिश गुमसुम सी बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाला कल इसके लिए क्या सज़ा लेकर आएगा। कल तो दूर है, वो तो आने वाले पल, आने वाले लम्हे के बारे में नहीं जानती थी इसके साथ क्या होगा। अरबिश ने घुटनों में छुपाया चेहरा ऊपर उठाया और सामने खड़ी रहमत खड़ी थी। इसके हाथ में कोई बड़ा सा डब्बा और कुछ शॉपर थे। उठ जा, मुँह हाथ धो लो और इनको पहन लो। रहमत ने वो डब्बा और शॉपर वहीं इसके पैरों के पास रख दिए। अरबिश ने सवालिया नज़रों से पहले इन शॉपर और डब्बे को देखा, फिर रहमत को देखने लगी। ये क्या है? बड़े साईं ने तुमको आज रात इन कपड़ों में अपने कमरे में बुलाया तो बिलाखिर इसका यौम क़यामत का वक्त आ पहुँचा। इसका दिल तो वैसे ही आने वाले लम्हों के लिए डरा सहमा हुआ था। शाह साईं के पैगाम पर मज़ीद सिक्योर के रह गया। मगर क्यों रहमत बुआ? इन ब्राउन कांच में समंदर का एक रेला ठहरा था। ये तो मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर साईं ने तुम्हें बुलाया ये सब पहनकर तो इनका हुक्म पत्थर पर लकीर है जो तुम्हें हर सूरत मानना पड़ेगा। अब देर मत करो, जल्दी खड़ी हो, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें साईं के कमरे के दरवाजे तक छोड़ूँ। रहमत ने खुद ही आगे बढ़कर अरबिश को हाथ से पकड़ के उठाया, पलंग से नीचे उतारा। साईं ने ठीक 10 बजे तुम्हें अपने कमरे में बुलाया और अगर 1 मिनट की भी देर होगी तो समझो मौत को दावत दी है। बंदा साईं नहीं ख़त्म कर देवे फाड़ के।
अभी 10 बजने में पूरे 20 मिनट बाकी हैं, चलो जल्दी करो। वो हाथ मुँह धो के आई तो रहमत सब कुछ खोल के बैठी बड़ी बेसब्री से इसका वेट कर रही थी। अरबी जैसे वॉशरूम से बाहर आई, इसकी नज़र सीधी पलंग पर रखे सामान पर पड़ी, इसकी आंखें होंकों की तरह बाहर आ गई। रहमत बुआ ये क्या है? ज़ुबान बुरी तरह लड़खड़ा के रह गई। चेहरा इन बिखरे हुए सामान को देखकर बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे इस लम्हे जिस्म का सारा खून निचोड़ के रह गया। रहमत ने अरबिश की गैर होती हालत देखी तो हाथ में पकड़ा वो सुरख झिलमिल करता दुपट्टा पलंग पर धरा और तेरी से अरबिश के पास आई। मैं समझ सकती तुम्हारे दिल की हालत अरबिश, मगर जो होना इस होने को कोई नहीं टाल सकता। साईं का फैसला अटल है, बगावत की सज़ा मौत है। तो रहमत बुआ ये लोग मुझे मार देना, कसम खुदा की ज़ुबान पर हर पे शिकवा का एक लफ्ज़ भी नहीं लाऊंगी। इन सियाह नैनों में मरने का खौफ डर नहीं था, अपनी ज़िंदगी का फ़ना हो जाने का कोई दुख नहीं था, मगर ये इंतकाम का कौन सा रूप है कि वो इसको दुल्हन के रूप में अपने बेडरूम में बुलाना चाहता है। मारना ही होता तो तुमको हवेली क्यों लाया जाता अरबिश, और सबसे बढ़कर निकाह क्यों करते शाह साईं? तुमसे इंतकाम का ये कौन सा तरीका, कौन सा पहलू सज़ा देने का ये कौन सा तरीका, ये सिर्फ शाह साईं जानते हैं, या फिर ये सिर्फ साईं जानते हैं, या फिर शाह साईं इनकी हुक्मदुली करना गोया गुनाह के मुतराद ज़मरे में आता है। अब तुम मज़ीद देर करके शाह साईं के जलाल को आवाज़ मत तो जाओ जल्दी से ही सूट पहनो। रहमत ने पलंग से वो लाल जोड़ा उठाकर ज़बरदस्ती इसको थमा दिया। होले होले दस्तक की आवाज़ पर इधर से नहायती भारी रोबदार आवाज़ ने गोया अरबिश का रवां रवां धरा दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पाँव तले की ज़मीन धीरे धीरे सिरक रही हो। अंदर आ जाओ। दूसरी बार वही जुमला, वही चिंगारती आवाज़। अरबिश पूरी जान से कपकपा कर रह गई। साख तो जामत सांस रोक के खड़ी अरबिश को रहमत ने नहायती दुख से देखते हुए नाक पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला और इसको अंदर की जानिब होले से धकेल दिया। अरबिश दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ती हुई सर को झुकाए नज़रों को दहकते आरस पर गिराए, दिल की तेज़ रफ्तारी से धड़कती धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी जो नाकाम साबित हो रही थी। क्या नाम है तेरा? वही आवाज़ पूरे जहाज जलाल से उभरती हुई इसकी मजबूत पसलियों के दीवारों के पीछे छुपे नन्हे और नाजुक से दिल को मज़ीद हरासा कर गई। लबों का जोड़ा तो जैसे ज़िंदगी भर के लिए सिल गया था और ज़ुबान तालू से जाकर चिपकी के शायद बाहर निकाली तो काट दी जाएगी। इतने फुल ऐसी ठंडे कमरे में भी इसका रोम रोम पसीने से शराबूर था। इसका नन्हा सा दिल कपकपाया था, इसका हर अज़ू काँप रहा था। कुछ पूछा मैंने, बोलती क्यों नहीं? फ़िज़ा की इस गंभीर खामोशी को सालाशा की चीखती चिंगारती गुस्सेदार आवाज़ ने चीर दिया। अरबिश तो पूरी जान से हिलकर रह गई। खौफ और दहशत से वो पूरी ठंडी पड़ गई थी। अरबिश सियाह नैनों में समंदर के ठाठे मारता तूफान लिए बामुश्किल इसने लरसती कांपती आवाज़ में बस इतना ही कहा। सालाशा ने बगौर अरबिश को ऊपर से नीचे तक देखा। सुरख और गोल्डन इम्तिजाज के अनारकली फ्रॉक में इसका लरसता डरा सहमा वजूद सालाशा के दिल को सुकून पर ठंडे छींटे मार रहा था। इधर आ। अरबिश का दिल इस हुक्म पर मज़ीद सुकड़ के सिमटा और सिमट के सुकड़ा। वो छोटे छोटे कदम दबेस कालीन पर धरती आगे बढ़ने लगी। कभी दांतों से अपने सुरख लिपस्टिक से सजे होंठों को बेदर्दी से काटती तो कभी अपने सुरख भारी दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में मजबूती से पकड़ती। बेड से चंद फासले के कदम के फासले पर रुक गई। इधर बैठ। सालाशा ने अपने साइड पर आने का इशारा किया। अरबिश को तो ऐसा महसूस हो रहा था इसके दिलो दिमाग में अधम पैल हो रही हो, आंधी तूफानों के चक्कर चल रहे हो। इसका रहा सा औसान भी जैसे जाने लगा। इसके तो कभी वहमो गुमान में भी, कभी तसव्वुर ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी सालाशा से सामना होगा, वो भी इस रूप में। इसने तो बचपन से ही राफ़े की सूरत अपने दिलो दिमाग में बसा रखी थी। इसके सपने अपनी सी आंखों में सजा लिए थे। ये खूबसूरत रात भी तो राफ़े के हवाले से सोची थी। इसकी सारी सोचें पल भर में झटकों की जद में कहीं बहुत दूर गहरी खाइयों में दफन हो गई थी। सालाशा ने एक हाथ बढ़ाकर इसको अपनी सिम खींचा। क्या उम्र है तेरी? जी 20 साल। बमुश्किल इसके होंठों पर जंबी सी हुई। फिर तो तुझे सज़ा देने में और भी मज़ा आएगा। सालाशा ने इसका सुरख भारी आंचल एक ही झटके में खींच कर दूर उछाल दिया और जिस रज़ाई में बहुत सुकून से लेटा हुआ था इसका एक हिस्सा अरबिश पर पूरा डाल के अपनी तरफ खींचा। रहम साईं रहम। तभी सालाशा ने इस सारे अरसे में इसके मुंह पर ज़ोरदार चांटा मारा था कि अरबिश का पूरा चेहरा घूम के रह गया। दिमाग की तनाब एक दूसरे से उलझ कर रह गई। सालाशा ने इसकी गुद्दी से मोटी सी बालों की चोटी ज़ोर से पकड़ की कि वो कराह कर रह गई। इसको मेरा हुक्म समझ या मेरी धमकी। आज के बाद कभी मुझसे रहम की भीख मत मांगना। मेरे अंदर का हैवान नुमा जानवर पूरी फुर्सत से बेदार है और वह हैवान नुमा जानवर इतना बफरा हुआ कि हर को चीर फाड़ के रख देगा, हर चीज़ को तहस नहस निस्तो नाबूद कर देगा। इस हैवान नुमा जानवर के नोकीले पंजों ने तुझे नहायत मजबूती से जकड़ लिया। मुट्ठी की गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। अरबिश की रूह तक बिलबिला कर रही। सिसकती हुई कराह के साथ इसने अपनी स्याह आंखें सख्ती से मींच ली थी। सालाशा की घनी स्याह मूँछों के नीचे अनाबी होंठों पर नहायती मकरूर मुस्कुराहट खिली थी। चेहरे पर तकब्बुर लिए वो अरबिश के चेहरे पर झुकता चला गया। लाख लानत तेरे तो शरारशा। अरे अभी तो ये लानती ने जुल्म और सितम की शुरुआत की है, अभी तो इस लानती ने आगे जाके बहुत कुछ करना। फिर इसको हम सब मिल के गालियाँ देंगे। कौन है, कैसी, क्या बैकग्राउंड है, कुछ इलम नहीं, बस एक हादसे की तरह आपकी ज़िंदगी में और आपने बिना सोचे समझे इस किसी से मशवरा लिए और किसी को तो छोड़िए मुझे तक इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझो इस नामालूम लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। हद है बेवकूफ़ी की राय मालिक।
राफिया मलिक इधर से उधर तेज़ी से चक्कर काट रही थी। सर दर्द से इनका सर तो जैसे फटा जा रहा था। डिप्रेशन का पारा हाई लेवल पर था। क्या क्या नहीं सोचा था इन्होंने अपने इकलौते बेटे राइब मलिक के लिए। ऐसी शानदार शादी होगी कि हर कोई रश्क भरी नज़रों से देखता ही रह जाएगा। प्रेस को बुलवाएंगी, टीवी फिल्म स्टार, एक्टर एक्ट्रेसेस बुलवाएंगी, मगर राइब मलिक की इस बेवकूफ़ाना हरकत ने सब कुछ खाक में मिला दिया। सारे इनके सपने मलियामेट कर दिए। राफिया मलिक कोई आम वुमेन नहीं थी। सोशल मीडिया पर इनका एक नाम था। लोगों की नज़रों में सुपरस्टार थी, गरीबों की हमदर्द और लाचारों बेबसों की मसीहा और बेसहारा लड़कियों का आसरा और उम्मीद। वो लड़कियां जो अपने घरों से धक्के खाकर देकर निकाली जाए, या वो औरतें जो अपने ससुराल वालों का जुल्म का शिकार होकर शौहर के तशद्दुद का निशाना बनती हुई इनकी मददगार। राफिया मलिक ऐसी बहुत सी नाकाम जुल्म की शिकार औरतों के इदारा फराहम करती थी। एक कामयाब सोशल वर्कर राफिया मलिक, वो राफिया मलिक जो अपनी निजी ज़िंदगी में एक नाकाम बीवी, एक नाकाम माँ थी। इस लड़की को कोई बैकग्राउंड, कोई शानदार स्टेटस, लग्जरी, पावर, अगर ये सब है तो वही वो मलिक ख़ानदान की बहू बनने के काबिल है। वरना मामा जान, पावरफुल बैकग्राउंड, शानदार स्टेटस, लग्जरी, बैंक बैलेंस, क्या यही सब आपकी नज़रों में अहमियत रखते हैं? राइब मलिक अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता था, मगर फिर भी सवाल कर रहा था, क्यों आपकी नज़रों में इन सब की कोई अहमियत, कोई कदर कीमत नहीं? हाँ, और हो भी कैसे सकती है? आँख खोलते सोने का चम्मचा लेकर मुँह में इस दुनिया में आए। आपको क्या एहसास ये सब कैसे पाया जाता है? राफिया मलिक ने बोला तो सच था, मगर ऐसा लगा जैसे किसी बर्छी की तरह ये बात इसके दिल पर कसी हो। मामा जान, आप ठीक कहती हैं, मगर मेरी राय आपकी राय से कदरे मुख्तलिफ है। मैं अपनी शानदार आलिशान महलनुमा घर में सन्नाटा, वीरानियत, तन्हाई नहीं चाहता। मैं अपने बाबा की तरह ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारनी। मुझे कोई खूबसूरत चलता फिरता शोपीस नहीं चाहिए। मुझे अपनी शरीक हयात के रूप में एक बीवी चाहिए, मॉडल नहीं। क्या मतलब आपका? आप मुझ पर तंज करें? राफिया मलिक ने राइब मलिक को चढ़ा के देखा था। नहीं मामा जान, आप पर तंज करने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता, मगर ये भी सच है कि अपनी शरीक ज़िंदगी, अपनी हमसफ़र के लिए मेरा आइडियल ऐसा नहीं जैसा आप सोचती हैं। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं, कैसी हमसफ़र लड़की चाहिए आपको अपनी लाइफ में? राफिया मलिक की चहलकदमी ख़त्म हो गई थी। वो सोफ़े की पैक पर खड़ी राइब मलिक को बगौर तकने लगी। राइब मलिक ने गहरा सांस लिया और राफिया मलिक को देखकर गर्दन नफ़ी में इधर उधर घुमाने लगा। मैं जानता हूँ आपका इरादा अपनी भतीजी सज्जल से मेरी शादी का है, अगर मामा जान आप खुद सोचिए, जिस लड़की के फेसबुक पर ही इस कदर वाहियात फ्रेंड्स है तो वो खुद कैसी होगी? और चले सज्जल के फेसबुक पर फ्रेंड्स लिस्ट तो छोड़िए, आपने इसकी आईडी पर इसकी तस्वीरें देखी है? वो सेल्फी जो अपनी आईडी पर लगाई हुई है। व्हाट? राफिया मलिक तो जैसे शॉक की कैफियत में मुब्तला हो गई। राइब, आई कांट बिलीव दिस। राफिया मलिक चलती हुई इसके सामने वाले सोफे पर आ बैठी। आपकी सोच इस कदर बैकवर्ड हो सकती है, इसका मुझे इल्म नहीं था। तो क्या हुआ अगर सज्जल की फेसबुक पर ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आप वाहियात का नाम दे रहे हैं? क्या मतलब मामा जान, आपकी नज़र में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है? राइब मलिक ने हैरत भरी नज़रों से राफिया मलिक को देखा। बिल्कुल भी नहीं, भला ये भी कोई वजह सज्जल को रिजेक्ट करने की? और आजकल तो ये सब बहुत आम हो गया। फेसबुक पर सेल्फी देना, फ्रेंड्स बनाना, गपशप करना, मुझे इनमें कोई मायूब बात नज़र नहीं आती। सज्जल एक पढ़ी लिखी आज़ाद शहर की ब्रॉड माइंडेड लड़की है। मुझे तो आपकी सोच पर हैरानी हो रही है। राफिया मलिक इनकी नरमी से समझाने लगी। इनका पक्का इरादा था कि अगर मलिक हाउस की कोई बहू बनेगी तो इनके भाई की बेटी सज्जल ही है। राइब मलिक की ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी तो वह सज्जल ही होगी। मतलब सज्जली जड़ी क्वालिटीज़ राफिया बेगम ने बताई है ना, वो ब्रॉड माइंडेड दी बजाय इन अदर वर्ड्स ब्रॉड बगारत लड़की है। ओपन माइंडेड, ओपन बगारत माइंडेड लड़की। अच्छा, राफिया मलिक का पुख्ता इरादा राफिया मलिक समझ गया था। अगर वो अब भी ना बोलता तो शायद वो हमेशा के लिए आज भी राफिया मलिक के आगे ज़ेर हो जाता, और अब तो ये इसकी ज़िंदगी का अहम मामला था। आई एम सो सॉरी मामा जान, आप जैसे चाह रही हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ और नशे के अलावा अब मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती। इसने भी अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया। राफिया मलिक के चेहरे पर गुस्से की लकीरें नमूदार हुई। अच्छा, आप सज्जल को इसके फेसबुक फ्रेंड सेल्फी और इसकी फ्रेंड लिस्ट की वजह से रिजेक्ट करें, इसकी क्या गारंटी जिस लड़की से आपने निकाह किया वो फेसबुक पर नहीं होगी? राफिया मलिक ने तंज का एक और तीस चलाया था। मामा जान, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसको फेसबुक तो क्या मोबाइल चलाना भी नहीं आता होगा। व्हाट? ओ माय गॉड राइब, क्यों मेरा डिप्रेशन बढ़ा रहे हो? ऐसी लड़की से तुमने कोर्ट मैरिज की, इस कदर बैकवर्ड? फिर तो मेरा ख्याल है इस लड़की को स्टैंडर्ड कोई स्टेटस नहीं होगा, इसका कोई हाई फाई बैकग्राउंड नहीं होगा। ओ माय गॉड, मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा मैं आपकी बातों पर हंसूँ या रोऊँ। इन्होंने अपना सर पकड़ लिया था। आप कुछ भी कहें, मगर मामा जान मैं अपनी ज़िंदगी नशरा के साथ ही गुजारूंगा, जिसका कुछ अता पता नहीं है। राफिया मलिक ने संजीदा नज़रों से देखा। चल जाएगा पता भी, आज नहीं तो कल मैं ढूंढ लूँगा नशरा को। पुख्ता इरादा, मजबूत सोच राफिया मलिक देख कर रह गई। इसका मतलब आप अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। राइब मलिक ने नज़रों का रुख ही फेर लिया। अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि आपकी सोच जितनी दकियानूसी और मिडिल क्लास वाली है, लड़की भी इसी टाइप की ढूंढी होगी। आप जो भी समझ लें मामा जान, मगर मामा जान मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। प्रेप क्लास से लेकर मेरा फ्यूचर तक हर फील्ड मैंने आपकी पसंद और फैसले पर अपनाई है। मैंने फील्ड प्री इंजीनियरिंग आपकी पसंद और आपकी हुक्म पर अपनाई, जबकि मुझे प्री मेडिकल पसंद थी। मेरा इरादा यहीं पाकिस्तान में बिज़नेस करने का था, मगर वो भी आपको पसंद नहीं और आपने मुझे दुबई में शिफ्ट करवा दिया। मगर मामा जान ये सब तो चलो मेरी ज़िंदगी के दिगर मामला थे, मगर शादी उम्र भर की ज़िंदगी का फ़ैसला। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी खुशी भरी ज़िंदगी का फ़ैसला मुझे करने दीजिए। पछताएँगे?
राइब मलिक, तंजिया हंसी हंसा। आपसे कुछ शिकवा गिला नहीं करूँगा, दिल तो बहुत दुखा था इसका कि इसकी अपनी सगी माँ बजाय दुआएं देने की इसकी झोली में बद्दुआओं के सिक्के डाल रही थी। वो वहाँ मज़ीद ठहरना नहीं चाहता था। टेबल पर से अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन उठा के बाहर की जाने पड़ता चला गया। जैसा बाप बैकवर्ड, औलाद भी वैसी निकली। राफिया मलिक इसकी चौड़ी पुश्त घूर कर रह गई। मतलब है कि राफिया मलिक भी अपनी पति जीवगरी ही बगैरत माइंडेड सी ते राइब मलिक का प्यो भी राइब मलिक वगैरह ही गैरतमंद मर्द था। तो खैर यहाँ पे गाइस हमारी ये नावल की फ़र्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसा लगा आपको ये नावल, फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और मुझे कमेंट्स में ये कोई ना बोले कि इस नावल का नेम बता दें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो नावल का नेम है वो आपको मैं बताऊँगी आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ नावल। नावल नेम और राइटर नेम नावल कंप्लीट होने के बाद अनाउंस किया जाएगा। तब तक आप तुक्के लगाएं और विनर के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ होगा, तो आप तुक्के लगाएं। मैं आपको इसका नेम और राइटर नेम, नावल नेम दोनों लास्ट एपिसोड में बताऊंगी, ठीक है? तब मुझे भी इजाज़त है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।